दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एनवी नॉवल एक्सप्लोरर में, जहां मिलती हैं आपको रोमांचक कहानियां। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। शशांक को बचा लिया गया और तेजी से कम होते तनाव ने सनाया को काफी थका हुआ महसूस कराया। वह आलीशान अस्पताल के कमरे में सोफे पर टिक गई और जल्द ही गहरी नींद में सो गई। शिवम ने सावधानी से उसके शरीर को सीधा लिटाया और फिर उसे एक कंबल से ढक दिया। उस खूबसूरत लेकिन थके हुए चेहरे को देखकर उसके अंदर एक हल्का सा आवेग महसूस हुआ। हालांकि वह दूसरों का फायदा उठाने वाला इंसान नहीं था, इसलिए वह शशांक के पास गया। अब आसपास कोई नहीं था, ये चुपके से तथाकथित चमत्कारी गोली देने का बिल्कुल सही समय था। एक विचार के साथ उसके हाथ में छोटी सी बोतल आ गई। उसने एक गोली अपनी हथेली में रखी और एक तेज औषधीय सुगंध तुरंत हवा में फैल गई। हालांकि इसका रूप वाकई भद्दा था। उसके मन में एक गोली बिल्कुल गोल और सुंदर डिजाइनों से सजी होनी चाहिए, न कि इस तरह की बेतरतीब और बेहद खुरदरी। सिस्टम, क्या तुम्हें यकीन है कि यह गोली उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी? शिवम झिझका। उसे लगा कि अपनी शारीरिक बनावट के बावजूद शशांक जैसे कमजोर व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, उसका भी पेट खराब हो सकता है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसे तुरंत आपातकालीन कक्ष में ले जाना पड़ सकता है। मेजबान, निश्चिंत रहें, हालांकि यह गोली एक दोषपूर्ण उत्पाद है, लेकिन यह मानव शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। मैंने इसके सभी प्रभावों का गहन विश्लेषण किया है। अगर कुछ हुआ तो आप मुझे कुचल सकते हैं। सिस्टम ने आत्मविश्वास से घोषणा की। तुम्हें कुचल दूं? क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पहले खुद को कुचलना होगा? शिवम बुदबुदाया। चूंकि सिस्टम ने ऐसा वादा किया था तो शायद यह वैसा ही होगा जैसा उसने कहा था। गोली वाकई चमत्कारी थी। शिवम ने सावधानी से शशांक के होंठ खोले और गोली अंदर डाल दी, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। शशांक अभी भी सो रहा था, खुद निगल नहीं पा रहा था, और गोली लगभग माल्टीजे के आकार की थी। उसे जबरदस्ती निगलना निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं था। सिस्टम, क्या अंकल को इसे निगलने के लिए मजबूर करने का कोई तरीका है? शिवम ने कुछ देर कोशिश की, लेकिन आखिरकार हार मान ली। वह जबरदस्ती करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि गलती से भी वायुमार्ग बंद हो जाना विनाशकारी हो सकता था। होस्ट, श्री शशांक के मांसपेशी समूहों को उत्तेजित करने के लिए जैविक धारा का उपयोग कर सकता है, जिससे बाहरी निगलने का प्रभाव पैदा हो। जैविक धारा, आखिर ये क्या है? शिवम ने आंखें घुमाई, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसी अवधारणा के बारे में नहीं सुना था। जैविक धारा मानव शरीर के भीतर कमजोर विद्युत ऊर्जा को संदर्भित करती है और मानव शारीरिक कार्यों का मुख्य संचालक है। उम्र बढ़ने के कारण शारीरिक क्षमता में गिरावट जैविक धारा के कमजोर होने के कारण होती है। शिवम को आधी अधूरी समझ आई। मैं एक उदाहरण देता हूं। क्या आपने ड्रैगन बॉल देखी है, होस्ट? हाँ, मैंने देखी है। ड्रैगन बॉल में कामेहामेहा को जैविक धारा से संघनित एक असाधारण शक्तिशाली ऊर्जा के रूप में देखा जा सकता है। क्या आप इस व्याख्या को समझते हैं? आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? इस स्पष्टीकरण के साथ शिवम लगभग पूरी बात समझ गया। लेकिन मेरे पास इतनी तेज जैविक धारा नहीं है। चिंता मत करो, एक बार जब तुम प्रथम स्तरीय प्राधिकरण को सक्रिय कर लोगे तो तुम जैविक धारा का उपयोग करना सीखना शुरू कर सकते हो। अभी के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन जाहिर है तुम्हारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में जैविक धारा उत्पन्न होनी चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? चुप रहो और जैविक धारा को जितना हो सके जमा होने दो। शिवम तुरंत चुप हो गया, मूर्ति की तरह स्थिर हो गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके शरीर के भीतर एक अदृश्य ऊर्जा उसकी उंगलियों की ओर आ रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे जैविक धारा उसकी उंगलियों के बीच और अधिक एकत्रित होती गई, उससे एक हल्की चमक भी निकली। इस चमत्कारी दृश्य ने उसके चेहरे पर विस्मय का भाव ला दिया। बस, बहुत हो गया। अब तुम श्री शशांक के मुंह में गोली डाल सकते हो। शिवम ने तुरंत सिस्टम के निर्देशों का पालन करते हुए शशांक के गले के आसपास के हिस्से पर अपनी उंगलियों से मालिश की। कुछ ही क्षणों बाद शशांक का एडम्स एप्पल अचानक फड़क उठा और उसने बेहोशी की हालत में ही चमत्कारिक ढंग से निगलने की क्रिया की। शिवम को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई हो, उसके अंग कुछ कमजोर पड़ गए हों। सिस्टम, मेरे शरीर को क्या हो रहा है? क्या इस चीज के कोई दुष्प्रभाव हैं? शिवम दूसरे सोफे पर गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे किसी फिटनेस टेस्ट के दौरान 1500 मीटर की दौड़ पूरी करने के बाद
मेजबान, निश्चिंत रहें, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप स्वतंत्र रूप से जैविक धारा का उपयोग नहीं कर सकते और आपके शरीर की कमजोर जैविक धारा के कारण ही शारीरिक थकान हुई है। बस थोड़ी ऊर्जा भर लो और थोड़ा आराम करो, सिस्टम ने समझाया। वाह, ये तो अच्छा है। शिवम को राहत मिली कि यह कोई साइड इफेक्ट नहीं था। अगली सुबह शिवम की नींद एक मीठी खुशबू से खुली। जैसे ही उसने आंखें खोली, सनाया का चेहरा उसके सामने था और किसी वजह से उसका चेहरा बेवजह लाल हो गया था। तुम जाग रही हो? सनाया जल्दी से उठ खड़ी हुई, घबराई हुई और बेचैन लग रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? क्या तुम्हें कल सर्दी लग गई थी? रात। शिवम ने अपना माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सनाया ने उसे तुरंत थप्पड़ मार दिया। मैं नहीं हूं और तुम्हें पूछने की इजाजत नहीं है। सनाया ने अपना सिर घुमाया और बाथरूम की ओर भागी। क्या? कितना अजीब है, शिवम ने फुसफुसाते हुए कहा, ये सोचते हुए कि आजकल लड़कियां इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही हैं। जब उसने शशांक की तरफ देखा तो वह चौंक गया। शशांक किसी समय जाग गया था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जिसे एक दिन पहले ही बचाया गया हो। चाचा, आप जाग रहे हैं? क्या आपको कुछ बेहतर लग रहा है? शिवम ने पूछा। ओह, मेरा नाम शिवम है। मैं सनाया का दोस्त हूँ। तुम मुझे शिवम या कह सकते हो। दोस्त? बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शिवम ने हाथ हिलाकर समझाया। हम ऑनलाइन मिले थे और असल में हम कुछ दिन पहले ही बस एक बार मिले हैं। ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। ओह, शशांक के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। वह शिवम से पहले उठ गया था और उसने अपनी बेटी के कुछ छोटे छोटे हाव भाव साफ तौर पर देखे थे। चाचा, आप शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर रहे हैं? शिवम ने पूछा। यह अजीब है। शशांक के चेहरे पर उलझन और बढ़ गई। आज सुबह जब मैं उठा तो मेरा शरीर अचानक बहुत हल्का महसूस हुआ, बिल्कुल वैसा ही जैसे बचपन में होता था। नौजवान, जरा मुझे उठाने में मदद करो। शिवम तुरंत खुश हो गया। क्या उस अजीब गोली का वाकई इतना जबरदस्त असर हो सकता है? वह झट से शशांक को उठाने के लिए आगे बढ़ा। बिस्तर से उठते ही शशांक खुद से कुछ कदम भी चल पा रहा था, हालांकि इतने लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उसे चलने की आदत नहीं थी। पिताजी, आप खड़े क्यों हैं? डॉक्टर ने कहा है कि आपको लापरवाही से नहीं हिलना चाहिए, सनाया ने चिंता से भरी हुई बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। सनाया, मैं ठीक हूँ। शशांक कुछ चक्कर लगाए, लगभग तेज कदमों से चलते हुए। देखो, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया लगता है। बहुत दिनों से मुझे इतनी राहत महसूस नहीं हुई। ये कैसे संभव है? सनाया दंग रह गई। शशांक लंबे समय से बिस्तर पर थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पैरों की मांसपेशियों में हल्की कमजोरी के लक्षण दिखाई दे रहे थे, फिर भी अब उन्हें देखकर वे एक ऊर्जावान, अक्सर व्यायाम करने वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति लग रहे थे। यूरेमिया कोई मामूली बीमारी नहीं थी और कल ही उनका आपातकालीन बचाव किया गया था। रातों रात उनकी हालत ऐसी कैसे हो गई? आधुनिक चिकित्सा तकनीक बताती है कि यूरेमिया का इलाज केवल किडनी ट्रांसप्लांट से ही हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? उसकी नज़र तुरंत शिवम के चेहरे पर पड़ी। कल शिवम ने दावा किया था कि उनकी प्रयोगशाला ने यूरेमिया के लिए एक खास दवा विकसित की है। क्या ये सच हो सकता है? लेकिन एक खास दवा के साथ भी एक मरीज रातों रात कैसे ताकत हासिल कर सकता है? अचानक उससे शिवम कहीं ज्यादा रहस्यमय लगा। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। शशांक के प्राथमिक चिकित्सक ने जांच के नतीजे देखकर स्तब्ध रह गए। शशांक के गुर्दे पूरी तरह स्वस्थ थे, उनकी मांसपेशियों के ऊतक पूरी तरह से अपनी मूल स्थिति में आ गए थे और हृदय गति रुकने के लक्षण पूरी तरह से गायब हो गए थे। उनकी शारीरिक स्थिति बेहद स्वस्थ स्तर पर पहुंच गई थी। आंखें धोखा दे सकती थीं, लेकिन आंकड़े नहीं। उन्होंने बार बार इसकी पुष्टि की और अंततः स्वीकार करना पड़ा कि शशांक का यूरेमिया ठीक हो गया था। ये चिकित्सा जगत में एक चमत्कार था और वे विशेषज्ञ कितनी भी देर तक विचार करते रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। आगे की जांच के लायक एकमात्र बिंदु शशांक के रक्त में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाले हर्बल घटक थे। क्या हर्बल दवा लेने से यूरेमिया ठीक हो सकता है? यह अनसुना था और फिर भी शशांक को दिए गए दोनों उपचारों में से किसी में भी कोई हर्बल दवा शामिल नहीं थी। शाम तक विभिन्न जांचें जारी रहीं। शुरुआत में विशेषज्ञों को उम्मीद थी कि शशांक आगे की निगरानी के लिए अस्पताल में ही रहेंगे, लेकिन कई सालों से अस्पताल में रहने के कारण शशांक वहां और नहीं रुक सकते थे। वह इस जगह को छोड़ने के लिए बेताब थे जिससे उन्हें उबकाएं आ रही थी और हो सके तो कभी वापस न लौटने के लिए।
अपने व्यवसाय में गिरावट और शशांक के इलाज पर भारी खर्च के कारण उन्होंने अपना घर और कार दोनों पहले ही बेच दिए थे। सनाया की माँ बहुत पहले ही पूर्णकालिक गृहिणी बनने के लिए नौकरी छोड़ चुकी थी, इसलिए सनाया की लाइव स्ट्रीमिंग से होने वाली छोटी मोटी आय से घर का गुजारा मुश्किल से हो पा रहा था। उन्होंने अस्पताल के पास 40 वर्ग मीटर से भी कम जगह वाला एक छोटा सा घर किराए पर लिया था। सनाया स्कूल में रहती थी, जबकि सनाया की माँ और उनका बेटा सनाया का भाई इस छोटे से किराए के घर में रहते थे। शिवम की स्पोर्ट्स कार में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते थे, इसलिए इस समय उनकी वूलिंग होनगुआंग मिनीवैन काम आई। आखिरकार सालों अस्पताल में रहने के कारण वहां उनका बहुत सारा सामान जमा हो गया था और शिवम को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतनी जल्दी उस वूलिंग होनगुआंग को चलाने का मौका मिलेगा। घर छोटा था, लेकिन सनाया की मां ने उसे बिल्कुल व्यवस्थित, साफ और चमकदार रखा था। माफ करना शिवम, सनाया को तुम्हें हमारे परिवार की स्थिति बतानी चाहिए थी। हम तुम्हें यहाँ सिर्फ सादा खाना ही दे सकते हैं, सनाया की मां ने अजीब तरह से कहा। इसकी चिंता मत करो, मैं ज्यादा नखरेबाज नहीं हूँ। दरअसल एक छोटी सी जगह जहाँ सब लोग एक साथ फूस फूस कर बैठ जाते हैं काफी आरामदायक होती है, शिवम ने कहा। यह सिर्फ एक विनम्र जवाब नहीं था, यह एक ईमानदार प्रतिक्रिया थी। उसके माता पिता ब्रह्मांड के किसी कोने में रहते थे और एक विशाल विला में वह अकेला रहता था, जहां परिवार जैसा माहौल नहीं था। हालांकि यह जगह छोटी थी, लेकिन अच्छी तरह से सुसज्जित थी और उसे यह एहसास ज्यादा पसंद था। पहले तुम बैठो, मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, सनाया को तुमसे बात करने दो। सनाया की माँ सुबह सुबह अच्छे अच्छे व्यंजनों से भरी एक मेज खरीदने गई थी। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसके पति की बीमारी अचानक कैसे ठीक हो गई, लेकिन उसे पता था कि विदेशी मेडिकल टीम का इंतजाम शिवम ने ही किया था और वह किसी भी कीमत पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शशांक ने आह भरी। हालांकि अब उसका शरीर ठीक हो गया था, लेकिन अब उसमें वो जोश नहीं रहा जो जवानी में था। हालांकि उन्होंने परिवार का कुछ कर्ज चुका दिया था, लेकिन काफी कर्ज बाकी था। वह अब पैसे कमाने के काबिल नहीं था। उसे लगा कि सनाया का उस पर बहुत ज्यादा कर्ज है। अगर उसकी बेटी समझदार न होती तो ये परिवार बिखर जाता। हम आपके बहुत आभारी हैं, सनाया ने मच्छर जैसी धीमी आवाज में कहा। क्या आपके उस खास नुस्खे से मेरे पिता ठीक हो गए? शिवम ने थोड़ा सिर हिलाया। किसी को मत बताना, यह अभी परिपक्व नहीं हुआ है और मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरे शोध के इस हिस्से पर लालच करे। मुझे पता है, मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगी। स्वाभाविक रूप से सनाया जानती थी कि उसे ऐसी बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। शशांक की आंखों में उनकी बुदबुदाहट कुछ और ही लग रही थी। आखिरकार उसने उस सुबह एक ऐसा दृश्य देखा था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। शिवम, क्या तुम हमारी सनाया को डेट कर रही हो? शशांक पुराने जमाने के विचारों में यकीन नहीं रखते थे, इसलिए उन्हें देखकर स्वाभाविक रूप से उनके मन में ये शक हुआ। सनाया की माँ, जो सब्जियां धो रही थी, ने भी ये सुनकर अनायास ही अपना कान पास कर लिया और सनाया का भाई ने अपनी बचकानी जिज्ञासा से पलकें झपकाईं और अपनी बहन की ओर देखा। पापा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? सनाया को सुबह का वह अजीब दृश्य याद आ गया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। हम एक दूसरे को बस कुछ हफ्तों से जानते हैं। क्या ऐसा है? कितने अफसोस की बात है, शशांक ने कुछ अफसोस के साथ कहा। शिवम का चरित्र और हालत दोनों ही बेहतरीन थे। अगर वह अपनी बेटी के साथ होते तो उन्हें बहुत सुकून मिलता। पापा, सनाया ने मुंह बनाया, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर आप मजाक करते रहे तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। हाँ, ठीक है, मैं इस बारे में फिर कभी बात नहीं करूंगा। शशांक हंसा। शिवम, तुम अभी भी एक छात्र हो, है ना? मैंने सुना है कि मेरा इलाज करने वाली विशेषज्ञ टीम और अस्पताल के वार्ड का इंतजाम तुमने ही किया था। क्या तुम्हारे परिवार वालों को इस बारे में पता है? शशांक दरअसल शिवम की पारिवारिक पृष्ठभूमि जानने की कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे से किसी बड़ी कंपनी का बेटा लग रहा था। उसे यकीन था कि सनाया के मन में शिवम के लिए भावनाएं थीं और एक पिता होने के नाते स्वाभाविक रूप से वह और जानना चाहता था। इस गर्मी के बाद मैं सीनियर हो जाऊंगा। जहां तक मेरे परिवार की बात है, शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाए। उसने मन ही मन फैंग हुआए और काओलैंड से माफी मांगी। वे अब हमारे बीच नहीं हैं। शशांक के चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिवम को ऐसा कुछ झेलना पड़ेगा। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इसलिए अब पढ़ाई के साथ साथ मैं इन व्यवसायों को भी संभालता हूँ। मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है, इसलिए मुझे अपनी ओर से किसी भी परेशानी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
मुझे माफ करना, मुझे आपसे इस बारे में नहीं पूछना चाहिए था। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो, शिवम ने तुरंत बात बदल दी। अंकल गुओ, भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? कोई सुझाव? शिवम के सवाल ने शशांक के दिल को छू लिया। वह व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हालांकि उसके संपर्क बने रहे, लेकिन अब वह भारी कर्ज में डूबा हुआ था और उसके पास परियोजनाओं के ठेके के लिए पूंजी की कमी थी। इसके अलावा इस छोटे से घर में खुद के आने से ये और भी भीड़-भाड़ वाला हो गया था। अब सोचने के लिए बहुत सारे मुद्दे थे। अरे वैसे सनाया, कंपनी ने तुम्हारे लिए जो जगह तैयार की थी वह रहने के लिए तैयार है। तुम, अंकल और आंटी अगले कुछ दिनों में यहाँ सामान समेट सकते हो। सनाया हैरान रह गया। इस बार शिवम क्या इंतजाम कर रहा था? शिवम, यह बर्तन परोसने में व्यस्त सनाया की माँ को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अंकल गुओ, आंटी आपको पता नहीं था, सनाया ने मेरी एक कंपनी के साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अब वह हमारे लेबल के तहत एक कलाकार है। कंपनी ने उसके लिए एक स्वतंत्र निवास की व्यवस्था कर दी है, इसलिए अब आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। सनाया, क्या हो रहा है? शशांक और सनाया की मां ने पूछा। वे जानते थे कि सनाया एक ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमर के रूप में काम करती है, लेकिन उसके साइनिंग एग्रीमेंट्स के बारे में नहीं जानते थे। हालांकि खुद सनाया भी हैरान थी। हालांकि उसने पहले ही इसकी योजना बना ली थी, लेकिन दोनों ने अभी तक इस पर ठीक से चर्चा नहीं की थी। देखो, मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन मुझे सही समय नहीं मिला। मुझे डर था कि तुम असहमत हो जाओगी, सनाया ने धीरे से कहा। मूर्ख बच्ची, हम असहमत क्यों होंगे? सनाया की मां ने कहा। अगर तुम किसी और कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही होती तो हम शायद इसका विरोध करते, लेकिन हमें शिवम पर भरोसा है। अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया। एक पिता होने के नाते शशांक स्वाभाविक रूप से जानते थे कि सनाया का सपना एक गायिका बनने का था। हालांकि मनोरंजन उद्योग जटिल और अलिखित नियमों से भरा था और सनाया जैसे व्यक्ति को तो बस हड्डी मांस तक नहीं बची होगी। लेकिन शिवम की मदद से भले ही वह एक बड़ी स्टार न बनी हो, उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना? एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते वह देख सकते थे कि शिवम की नज़र सनाया की ओर भावनाओं से भरी थी और वह किसी भी गुप्त इरादे से उसके पास नहीं आ रहा था। तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? सनाया ने आश्चर्य और थोड़ी खुशी के साथ पूछा। बिल्कुल नहीं, लेकिन कड़ी मेहनत जरूर करो। शिवम ने हमारे परिवार की बहुत मदद की है, तुम्हें ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। हाँ, सनाया ने गंभीरता से सिर हिलाया। फैंग जुएयू को निराश न करने के लिए वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए दृढ़ थी। सनाया की माँ का खाना काफी अच्छा था। हालांकि स्वाद के मामले में ये घर के रसोइयों से मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी यहाँ ये उसके घर से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट था। चाचा, मैं जल्द ही साइनिंग बोनस सनाया के खाते में डाल दूंगा ताकि आप पहले कर्ज चुका सकें। बाकी अगर आप में दम है तो आप अपना पुराना व्यवसाय जारी रख सकते हैं। अगर नहीं तो शायद निवेश करने पर विचार करें। मैं आपकी मदद के लिए किसी को ढूंढ सकता हूँ, शिवम ने कहा और खाने की मेज पर बैठे सभी लोग परिवार की तरह बातें कर रहे थे। हाँ, मैं अभी इतना बुरा नहीं हुआ हूँ। वे पुराने साथी मेरे पुराने दोस्त हैं। जब तक पैसे हैं मैं सनाया के दहेज के लिए और पैसे बचा सकता हूँ। शशांक हंसा। उसे शिवम से लगाव बढ़ता जा रहा था। उसमें आम अमीर बच्चों जैसी कोई बुरी आदत नहीं थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। शशांक और सनाया की मां की नज़र में अगर वे साथ आ सकें तो ये स्वर्ग में बनी जोड़ी होगी। पापा, आप फिर से वही कर रहे हैं। शशांक के बार बार चिढ़ाने से सनाया का मन तो कर रहा था कि मेज के नीचे घुस जाऊं। समूह 9 बजे तक बातें करता और हंसता रहा और अब शिवम के जाने का समय हो गया था क्योंकि सनाया का छोटा भाई अभी छोटा था और उसे जल्दी आराम करने की जरूरत थी। चाचा चाची, मैं अब निकलता हूँ। आप सामान पैक करना शुरू कर दीजिए और कुछ दिनों में आप यहाँ आ जाएंगे। मैं अपने सहायक को बता दूंगा कि आपकी मदद के लिए कोई भेज दे। शिवम ने खड़े होकर सनाया का भाई के बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जूनियर, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ, सनाया का भाई ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। वाह, अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे तो मैं किसी दिन तुम्हारे लिए एक बड़ा अंतरिक्ष यान बनाकर तुम्हें अंतरिक्ष में भेज दूंगा। दूसरों के लिए ये किसी बच्चे के साथ थोड़ी सी खिल्ली उड़ाने जैसा हो सकता है, लेकिन शिवम में अंतरिक्ष यान बनाने की क्षमता थी। सिस्टम के डेटाबेस में संग्रहित ज्ञान उसके लिए वर्तमान युग से कहीं आगे का अंतरिक्ष यान बनाने के लिए पर्याप्त था। सनाया, क्या तुम शिवम को विदा नहीं करोगे? सनाया की मां ने सनाया की ओर सिर हिलाया। ओह,
सनाया खड़ा हो गया, मैं तुम्हें बाहर छोड़ दूंगा। ठीक है। शिवम ने मना नहीं किया। उसे सनाया के साथ अकेले रहना अच्छा लग रहा था। जैसे ही दोनों बाहर निकले, सनाया के माता पिता तुरंत पास बैठ गए और आपस में फुसफुसाने लगे। प्रिय युवा, शिवम के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? सनाया की मां ने उत्सुकता से पूछा। अरे, शशांक ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें वह पसंद नहीं है? सनाया की मां थोड़ा हैरान हुआ। नहीं, वो बहुत अच्छा है। शशांक ने कहा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन मुझे डर है कि हमारा सनाया उसके लिए काफी अच्छा नहीं है। आजकल लड़कियां ऐसे साथी ढूंढती हैं जिनके पास कार और घर हो, लेकिन कितनी लड़कियां समझती हैं कि सुमेलित होने का क्या मतलब होता है। एक विद्वान होने के नाते शशांक इस बात का महत्व अच्छी तरह समझते थे। तुम क्या कह रहे हो? हमारे सनाया में क्या कमी है? सनाया की मां ने गुस्से से कहा, और हाँ, मुझे नहीं लगता कि शिवम उस तरह का इंसान है। क्या तुम नहीं देख सकते कि उसे हमारे सनाया में भी दिलचस्पी है? बिल्कुल, मैं देख सकता हूं, और मैंने आज सुबह हमारी बेटी को चुपके से शिवम को चूमते हुए भी देखा। शशांक को ये सोचकर थोड़ी बेचैनी हुई कि जिस गोभी को उसने 20 साल से ज्यादा समय से उगाया था, उसे यूं ही ले लिया गया। आह, उन्हें अपने बच्चों के मामले संभालने दो। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। डॉट डॉट डॉट। शिवम और सनाया कंधे से कंधा मिलाकर अंधेरी गली में चल रहे थे। अचानक माहौल अजीब हो गया और दोनों में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोला। तुम, अनजाने में दोनों को कुछ कहना था। पहले तुम, शिवम ने कहा। मेरे पिताजी के मामले के बारे में शुक्रिया। बस इतना ही। बस एक छोटी सी बात। शिवम हंसी। मुझे लगा कि तुम कुछ और कहना चाहती थी। सनाया समझ गई कि शिवम किस कुछ और की बात कर रही थी, और वह तुरंत बेवकूफ बनने लगी। वैसे ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। शिवम ने अचानक अपना फोन निकाला और एक फाइल खोली। क्या है? सनाया की जिज्ञासा बढ़ गई और वह झुकी। एक गाना मैंने तुम्हारे लिए लिखा है, शिवम ने बेशर्मी से दावा किया। सच तो यह है कि यह गीत सिस्टम की अद्भुत क्षमताओं से रचा गया था, और शुरुआती प्रस्तावना ने ही उसे लगभग मदहोश कर दिया था। तुम गीत लिख सकते हो? सनाया ने उसे संदेह से देखा। क्यों, मुझे नीचा दिखा रहे हो? शिवम ने चुनौती भरे स्वर में जवाब दिया। जब मैं 8वीं कक्षा में था, तब मैंने पियानो और वायलिन दोनों में उच्चतम शौकिया स्तर पास किया था। अगर मैंने इसे और आगे बढ़ाया होता, तो अब तक मेरे पास कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते। क्या तुम्हें नहीं लगता? हाँ, बिल्कुल। सनाया अपनी संगीत अध्ययन की पृष्ठभूमि के कारण इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनती थी। मैंने रचना पूरी कर ली है, ये बोल हैं। तुम इसे आजमा सकते हो। शिवम ने बोलों की फाइल खोली। क्या तुम मेरे दृष्टि गायन कौशल का परीक्षण कर रहे हो? सनाया ने फोन छीन लिया। ये चुनौती उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी, क्योंकि दृष्टि गायन ही उसका विशेष गुण था। उसने संगत बजाए, और प्रस्तावना, एक पियानो और वायलिन युगल, ने तुरंत ही ये दर्शा दिया कि मनमोहक होने का क्या अर्थ है। जैसे ही उसने शीट संगीत देखा, उसने धीरे से गीत के बोल गाने शुरू कर दिए। ये गीत एक कहानी कहता था, जिसमें युवावस्था की सुंदरता, गुप्त प्रेम की मधुरता, विदाई का दर्द और पुनर्मिलन की खुशी समाहित थी। इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि हर भावना को सटीक रूप से व्यक्त किया गया था। सनाया को पूरा यकीन था कि यह गाना ऑनलाइन जरूर हिट होगा। क्या तुमने सच में इसे लिखा है? सनाया को अभी भी थोड़ा शक था। भावनात्मक अनुभवों से रहित कोई ऐसा गाना कैसे लिख सकता है? शिवम तो बस 20 के आसपास ही था, उसे ऐसा अनुभव कहां से मिला होगा? बिल्कुल, मैंने इसे लिखा है। चूंकि अब तुम मेरी कंपनी में एक गायक हो, तो इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा समझो। गाने का अच्छी तरह अभ्यास करो अपनी प्रतिभा से। मुझे यकीन है कि तुम इसे खूबसूरती से गाओगे। फिर हम इसे रिकॉर्ड करने के लिए एक पेशेवर स्टूडियो ढूंढ सकते हैं। यह तुम्हें जरूर काफी लोकप्रियता दिलाने में मदद करेगा। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में छिपी कहानियों की खोज करें। इसे गाने के लिए तुम मुझसे भी बेहतर कोई ढूंढ सकते हो। सनाया को खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसके स्कूल में मुझसे बेहतर गायन कौशल वाले बहुत से लोग थे, और अगर किसी प्रसिद्ध गायक को ये गाना दिया जाता, तो कई लोग खुशी खुशी इसे गा देते। बिल्कुल नहीं, ये खास तुम्हारे लिए लिखा गया है, और सिर्फ तुम ही इसे गा सकते हो। शिवम अचानक थोड़ा दबंग हो गया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे ठीक से नहीं गा पाओगी, तो कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक शिक्षक ढूंढने में मदद करूंगा, और जब तुम तैयार हो जाओगी, तो हम इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सनाया का दिल भर आया, और एक पल के लिए उसकी आंखें नम हो गईं। तो मैं तुम्हें भी एक तोहफा दूंगी।
सनाया ने गहरी सांस ली और अगर रोशनी थोड़ी तेज होती तो कोई उसकी छाती को तीव्र भावनाओं से धड़कते हुए देख सकता था। क्या बात है, करीब आओ, सनाया ने कहा। शिवम ने अपना सिर और पास झुकाया। क्या मैं इसे अभी देख सकता हूँ? चुंबन। सनाया ने उसके गाल पर ऐसे चुंबन किया जैसे कोई ड्रैगनफ्लाई पानी को हल्के से छू रही हो, फिर जल्दी से मुड़ा और घर की ओर भाग गया। शिवम ने एक धूर्त मुस्कान बिखेरी मानो उसकी योजना सफल हो गई हो। उसने अपने गाल पर उस जगह को छुआ जहां उसे चूमा गया था और बेवकूफों की तरह मुस्कुराया। हम देखो, इतनी सी बात पर इतना खुश हो रहे हो। मेजबान, तुम तो बिल्कुल बेकार हो। सिस्टम की आवाज बेवक्त ही गूंज उठी। अगर तुम मुझे पापा कहोगे तो मैं तुम्हें एक राज बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। सिस्टम, तुम ऐसे कब हो गए? शिवम का चेहरा खट्टा हो गया मानो उसने कोई गंदी चीज चख ली हो। क्या सिस्टम वीवो से बहुत ज्यादा पढ़ रहा था? सपनों में मेरी अपनी इज्जत है तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि आज सुबह सोते समय सनाया ने तुम्हारे साथ क्या किया। पापा, अच्छा बेटा, सिस्टम ने बेहद गुस्से भरे लहजे में जवाब दिया। क्या तुम मुझे अभी बता सकते हो? शिवम ने गुस्से से पूछा। अगर यह जानने लायक बात नहीं है तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, तुम्हें बिना मेजबान के छोड़ दूंगा। लो, खुद ही देख लो। सिस्टम ने ये दृश्य सीधे शिवम के रेटिना पर प्रक्षेपित किया। क्या क्या ये सच है? पिताजी तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। शिवम ने सिस्टम की बात अनसुनी कर दी। कोई आश्चर्य नहीं कि आज सुबह जब सनाया उठा तो वह इतना रहस्यमयी लग रहा था। पता चला कि उसने उसे सोते हुए चूमा था। बेटा, जाओ और उसे पकड़ लाओ। चुप रहो। विनोद ने जिस मीडिया कंपनी को ढूंढने में शिवम की मदद की थी वह लगभग तय हो चुकी थी। चूंकि यह लगभग खाली थी इसलिए इसमें ज्यादा खर्च नहीं आया और सारा कागजी काम कुछ ही दिनों में पूरा हो जाएगा। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नई दुनिया की खोज करें। शिवम को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि कंपनी के पास किसी कलाकार के साथ अनुबंध है या नहीं। उन्होंने इसे सिर्फ सनाया के लिए एक मंच तैयार करने के लिए खरीदा था। जहां तक मुनाफे और विकास की बात है तो फिलहाल यह उनके विचार में नहीं था। रिद्धिमा ठाकुर ने सनाया के परिवार के रहने की व्यवस्था में भी मदद की। यह उनके स्कूल के पास था और हालांकि घर बहुत बड़ा नहीं था, लगभग 120 वर्ग मीटर, लेकिन यह परिवार के आराम से रहने के लिए काफी था। जहां तक अनुबंध की बात है, कंपनी को अपना व्यावसायिक लाइसेंस मिलने के बाद वे इसे संभाल सकते थे। हालांकि सनाया के पहले से ही एक बड़ा प्रशंसक वर्ग था, उन्होंने ज्यादा समय तक पढ़ाई नहीं की थी और औपचारिक प्रशिक्षण उन्हें अभी तक वह अद्भुत संगीत प्रतिभा नहीं दे सका था। इसलिए शिवम को मार्गदर्शन के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की इतालवी गायिका भी मिल गई। इस दौरान सनाया पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर केंद्रित थी, जिससे शिवम के पास बहुत सारा खाली समय था। वह खेल खेलता और फिल्में देखता रहा और एक मतलब कॉलेज छात्र की सामान्य छुट्टियों वाली जिंदगी में लौट आया। अरे फैंग, क्या तुम्हारे पास इन दिनों थोड़ा समय है? विनोद ने अचानक शिवम को पुकारा। हाँ, क्या हाल है? क्या सब ठीक हो गया है? इतना आसान नहीं है। विनोद ने ठहाका लगाकर हंसी। समस्याओं पर पैसा खर्च करना एक बात थी, लेकिन सरकार से जमीन का एक बड़ा टुकड़ा हासिल करने के लिए नौकरशाही की ढेर सारी प्रक्रियाएं होती थीं, जिससे जल्दी मंजूरी मिलना मुश्किल हो जाता था। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? मनोरंजन जगत में एक सभा हो रही है, क्या तुम रुचि रखते हो? विनोद ने कहा। जिन अभिनेताओं के बारे में हमने पिछली बार बात की थी, मैंने उन सभी से संपर्क किया है। सभी के कार्यक्रम काफी व्यस्त हैं, लेकिन वे सभी इस कार्यक्रम में होंगे। भोज के बाद हम थोड़ी बातचीत कर सकते हैं। जरूर, शिवम ने सहमति जताई। अपनी दौलत के बावजूद वह उन मशहूर हस्तियों से कभी आमने सामने नहीं मिले थे। विनोद के अनुसार फिल्म और संगीत दोनों उद्योगों के सितारों के साथ साथ मनोरंजन जगत के कई बड़े नाम भी शामिल होंगे। बैम्बू एंटरटेनमेंट के प्रमुख होने के नाते विनोद को स्वाभाविक रूप से आमंत्रित किया गया था। वह उस मंडली के प्रमुखों से ज्यादा परिचित नहीं थे, इसलिए वह शिवम को साथ लाना चाहते थे। ठीक है, तय हो गया है। अगले शनिवार शाम 6:30 बजे सान्या के एडिसन होटल में मुलाकात होगी। देर मत करना। चिंता मत करो, मैं वहां निजी जेट से जाऊंगा, इसलिए मुझे देर नहीं होगी, शिवम ने कहा। उफ, विनोद को हर बार शिवम से बात करते हुए थोड़ी जलन होती थी। उसके पास अभी तक प्राइवेट जेट भी नहीं था। तो फिर बात बन गई। कार्यक्रम स्थल पर मिलते हैं और ध्यान रखना कि औपचारिक कपड़े पहनो। पिछली बार की तरह शॉर्ट्स और चप्पल पहनकर मत आना। मैं इतनी शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा, शिवम ने उसे आश्वस्त किया।
विनोद अपनी बदनामी को लेकर चिंतित था, जाहिर है शिवम भी चिंतित था। इस समारोह में शामिल होने के विचार ने शिवम को कई दिनों तक उत्साहित रखा। उसकी दौलत के बावजूद वे सितारे शायद उससे खुशामद करने के लिए बेताब होंगे। फिर भी उसने अभी तक अपनी मानसिकता को पूरी तरह से समायोजित नहीं किया था, क्योंकि वे लोग उसके लिए सिर्फ टीवी और इंटरनेट पर ही दिखाई देते थे। शिवम का प्राइवेट जेट हमेशा जियानगंज शहर के पूर्वी हवाई अड्डे पर स्टैंड बाय पर रहता था। इसका नियमित रखरखाव होता था, जिससे यह अच्छी स्थिति में रहता था और चालक दल बेहतरीन था। इस बार रिद्धिमा ठाकुर शिवम के साथ गया। वह अपनी जिंदगी में जियांगजे प्रांत से ज्यादा बार बाहर नहीं गया था। सान्या जाना उसके लिए पहली बार था, एक अनजान जगह, और उसे जन्मजात घुमक्कड़ी का शौक था। अगर वह अकेला जाता तो आसानी से वहां खो सकता था। सूर्यदेव हवाई अड्डे की ओर जाने वाले राजमार्ग पर तेजी से आगे बढ़े। शिवम अपनी खुशी को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसने पहले कभी अपना निजी जेट नहीं देखा था। उसने समाचारों में देखा था कि दुबई के उन रईसों के निजी जेट 5 सितारा होटलों जितने आलीशान होते हैं। उसे लगा कि उसका जेट ज्यादा दूर नहीं होगा। रिद्धिमा ठाकुर, क्या सब इंतजाम हो गए हैं? शिवम ने पूछा। कुछ दिन पहले ही सब कुछ व्यवस्थित हो गया था। सान्या का हवाई अड्डा भी तैयार है और बिलियंस इंटरनेशनल के तहत तुम्हारे स्वामित्व वाले एडिसन होटल ने तुम्हारे लिए एक प्रेसिडेंशियल स्वीट और एक कॉन्फ्रेंस रूम का इंतजाम कर दिया है। एक और जो मेरा है। शिवम इस बात से बेसुध हो गया था। अगर रिद्धिमा ठाकुर ने कभी उसे बताया होता कि कोई कंपनी उसकी नहीं है, तो शायद उसे वाकई हैरानी होती। निजी जेट खरीदने के बाद पूर्वी शहर के हवाई अड्डे पर उसके लिए एक वीआईपी चैनल बनाया गया था, जिससे वह सुरक्षा जांच से बचकर पहचान सत्यापन के बाद बिना किसी रुकावट के अंदर जा सकता था। क्या ये पूर्वी शहर का हवाई अड्डा है? ऐसा क्यों नहीं लगता? शिवम के कई सहपाठी जियांगजे प्रांत के नहीं थे, और जब वे छुट्टी पर घर जाते थे तो अक्सर पूर्वी शहर के हवाई अड्डे से उड़ान भरते थे। लेकिन ये जगह उनके सोशल मीडिया फीड्स में दिखाई देने वाली तस्वीरों जैसी बिल्कुल नहीं थी। यह एक छोटा सा स्वतंत्र हवाई अड्डा लग रहा था, जिसके दोनों ओर हरित पट्टियों की कतारें थीं। एक कंक्रीट की दीवार के पार ऐसा लग रहा था जैसे कोई नियमित पूर्वी शहर हो। हवाई अड्डा। युवा स्वामी, ये हवाई अड्डा आपका निजी हवाई अड्डा है। यहाँ सभी विमान आपकी सेवा के लिए हैं। जब पूर्वी शहर का हवाई अड्डा शुरू में बनाया गया था, तो यह आपके पिता अमिताभ की कंपनियों में से एक द्वारा शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट था, इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र को निजी उपयोग के लिए अलग रखा था। वाह, मेरे पिताजी कमाल के हैं, शिवम ने कहा। निजी जेट होना पहले से ही बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उनका अपना हवाई अड्डा भी था। हमारे पास निजी द्वीप भी नहीं है ना? हाँ युवा स्वामी, आपके पास दुनिया भर में 184 निजी अवकाश द्वीप हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शिवम ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अब उसकी दिलचस्पी सामने खड़े निजी जेट में ज्यादा थी। क्या ये विमान बोइंग 747 है? सटीक रूप से बताऊं तो ये बोइंग 747-8 वीआईपी निजी जेट है, जिसे श्री अमिताभ ने खरीदा है। मैंने इसे नहीं चलाया है। मुझे लगता है कि कैप्टन फुटोलिया के लिए बेहतर होगा कि वे आपको इसका परिचय दें। रिद्धिमा ठाकुर ने अपनी ओर आ रहे लोगों के एक समूह की ओर इशारा किया। इस समूह में 8 लोग थे, 2 पुरुष और 6 महिलाएं। उनके रूप रंग से साफ पता चल रहा था कि वे भारतीय से नहीं थे। पुरुष लंबे और हटे कट्टे थे, जबकि महिलाएं सुडौल और सुपर मॉडल जैसी आकर्षक थीं। ये कौन है? ये आपके क्रू मेंबर्स हैं, एक कैप्टन, एक को पायलट और बाकी 6 फ्लाइट अटेंडेंट हैं, जो आपकी सभी यात्रा जरूरतों के लिए जिम्मेदार हैं, रिद्धिमा ठाकुर ने कहा। दोनों पायलट रूसी वायुसेना में सेवा दे चुके हैं। उनके पास किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने का पर्याप्त अनुभव है। जहां तक फ्लाइट अटेंडेंट की बात है, वे सभी मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और बेहतरीन सुपरमॉडल हैं, जिनमें एक जुड़वां बहनें भी शामिल हैं। रिद्धिमा ठाकुर ने उसके कान में मजाकिया अंदाज में फुसफुसाया। युवा स्वामी, विमान में विशेष कमरे हैं। अगर आपको कोई विशेष सेवाएं चाहिए, तो मुझे यकीन है कि वे खुशी खुशी आपकी सेवा करेगी। ये सुनकर शिवम का चेहरा चुकंदर की तरह लाल हो गया। वह अभी भी एक अनुभवहीन युवक था और इस तरह की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बैकवोट कैप्टन फुटोलिया, बहुत समय हो गया। रिद्धिमा ठाकुर ने प्रभारी सुंदर रूसी व्यक्ति से हाथ मिलाया। और सह कप्तान नोविच, भारत में जीवन कैसा है? ओह प्रिय मिस रिद्धिमा, आपका भारत तो कमाल का है, कैप्टन फुटोलिया ने कहा। उनका काम वास्तव में काफी आरामदेह था। कभी कभार कौशल प्रशिक्षण के अलावा वे अपना ज्यादातर समय छुट्टियों में बिताते थे और अच्छी तनख्वाह पाते थे।
भारत में यह उनका दूसरा साल था और उनके एकमात्र ग्राहक फैंग परिवार के निजी यात्री जेट थे। इन 2 सालों में उन्होंने एक भी मिशन नहीं लिया था। ऐसी जिंदगी ने उनके साथियों को शब्दों से परे ईर्ष्यालु बना दिया। आप जरूर मिस्टर शिवम होंगे, है ना? कैप्टन फुटोलिया ने शिवम से हाथ मिलाया। मिस्टर शिवम, हम इस यात्रा में आपकी सेवा में रहेंगे। मुझे यकीन है कि हम आपको सबसे शानदार उड़ान का अनुभव प्रदान कर सकते हैं। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करने को तैयार हूँ। शिवम ने उन सभी से हाथ मिलाया और उसने गौर से देखा कि जब वह महिला फ्लाइट अटेंडेंट से हाथ मिलाता था तो उनकी उंगलियां उसकी हथेली से हल्के से छू जाती थीं और उनकी निगाहें असीम गर्मजोशी से भरी होती थीं। शिवम ने लोगों को कहते सुना था कि यह छोटा सा इशारा एक खास इशारा था जिसका मतलब था। हालांकि वे सुपरमॉडल स्तर की अटेंडेंट थीं, लेकिन ये महिलाएं अच्छी तरह जानती थीं कि वे युवा भोजन पर गुजारा कर रही हैं। उम्र बढ़ने के साथ उनकी अपील भी कम हो जाएगी, इसलिए जवानी में वे या तो जल्दी से बड़ी रकम जमा करना चाहती थी या सीधे एक अरबपति बनना चाहती थी। यही उनका सपना था। ये 6 महिला फ्लाइट अटेंडेंट अभी कुंवारी थीं, जो टीम की भर्ती प्रक्रिया के दौरान एक अनोखी जरूरत थी। सीधे शब्दों में कहें तो उनमें से कोई भी शिवम के साथ जाने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। शिवम ने तुरंत अपना हाथ हटा लिया, इसलिए नहीं कि इन 6 सुंदरियों में उसे कोई आकर्षण नहीं था, बल्कि इसलिए कि वह अंदर से कोई खास लापरवाह इंसान नहीं था। अगर उसका अंदाजा सही था तो शायद यह उसके शरारती पिता फैंग हुआई ने उसके लिए एक और इंतजाम किया था। फुटोलिया, तुम्हें इस विमान की बनावट से तो वाकिफ होना ही चाहिए, है ना? मुझे भी साथ ले चलो और देख लो। शिवम को जाने की कोई जल्दी नहीं थी, विमान में अभी भी ईंधन भरने की आखिरी जांच चल रही थी। ठीक है मिस्टर शिवम, कृपया मेरे पीछे आइए। फुटोलिया के मार्गदर्शन में वे गैंगवे से होते हुए इस खास तौर पर बनाए गए निजी जेट के अंदर पहुंच गए। क्या ये सच में एक विमान है? शिवम खुद को रोक नहीं पाया और बोल पड़ा। शानदार शब्द के अलावा उसे इस हवाई महल का वर्णन करने के लिए कोई और शब्द नहीं सूझा। केबिन का असली इंटीरियर पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और केबिन को विशाल रोशन कमरों में बांट दिया गया था। सबसे पहले उसने एक बैठक देखी जिसमें सोफे, एक कॉफी टेबल, एक टेलीविजन, सभी अपेक्षित सुविधाएं मौजूद थीं। सारा लकड़ी का फर्नीचर और फर्श सुनहरे नानमू और उच्च गुणवत्ता वाली रेडवुड से बना है। इसके अलावा श्री फांग हुआई के अनुरोध पर इंटीरियर आर्किटेक्चर के मास्टर श्री बोलमन को इसे डिजाइन करने का काम सौंपा गया था, जिससे किसी भी तरह की दृश्य शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं बची। फुटोलिया ने आत्मविश्वास से कहा, "ये कैसी खुशबू है?" अंदर आते ही शिवम ने हल्की लकड़ी जैसी खुशबू से स्वागत करते हुए पूछा, "ओह, यह आपके भारत का एम्बर ग्रीस है। प्रत्येक ग्राम की कीमत हजारों अमेरिकी डॉलर है, जिससे आप मानसिक रूप से आराम महसूस करते हैं, भावनात्मक रूप से प्रसन्न होते हैं और आपकी यात्रा के दौरान आपको शांति और नींद मिलती है।" हॉल से गुजरते हुए विमान का डाइनिंग रूम था, जिसमें एक लंबी सुनहरी नानमू मेज लगी थी, जिस पर यूरोपीय शैली की मुलायम कुर्सियों की 2 पंक्तियां बड़े करीने से रखी हुई थीं, जो अपनी परिष्कृतता में एक होटल के कमरे जैसी लग रही थीं। लंबी मेज के ऊपर एक शानदार क्रिस्टल का झूमर था और सारी सजावट उसके प्रतिबिंब में झिलमिला रही थी। श्रीमान शिवम, सामान की मात्रा और भार सीमा के कारण हम ज्यादा सामग्री नहीं ले जा सकते, इसलिए जब आप यात्रा पर हो तो बेहतर होगा कि आप हमें अपनी पसंद पहले ही बता दें। इस तरह हम पहले से तैयारी भी कर सकते हैं। फुटोलिया ने सुझाव दिया। अरे वैसे यहाँ कुछ पेय पदार्थ भी हैं, अगर आपको जरूरत हो तो बेझिझक ले लीजिए। उसने एक साइड कूलर खोला जिसमें रेड वाइन की बोतलें सजी हुई थीं। ये वाइन लियोविल के ग्रैंड क्रू वाइनयार्ड से बनी हैं और सभी 1982 की विंटेज की हैं। मेरी नज़र इन पर बहुत समय से थी। इसके बाद शिवम के लिए आरक्षित एक आलीशान स्वीट आया, जिसके बगल में दर्जनों वर्ग मीटर में फैला एक अध्ययन कक्ष था, जिसमें प्रसिद्ध विदेशी चित्रकारों की विभिन्न पुस्तकें और कलाकृतियां रखी थीं। पीछे की ओर एक रसोई, एक चिकित्सा कक्ष और विमानन दल का कार्यक्षेत्र था। इस विमान का आंतरिक स्थान लगभग 4800 वर्ग फुट है, जो लगभग 450 वर्ग मीटर के बराबर है। जब श्रीमान फैंग हुआई ने इसे खरीदा था तब इसकी कीमत लगभग 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर थी। कप्तान ने एक ही सांस में विमान की विशेषताओं का विवरण दे दिया। कमाल है, ये तो आसमान में उड़ता हुआ एक आलीशान घर है। शिवम बेहद संतुष्ट था। उसके पिता थोड़े अपरिष्कृत होने के बावजूद वाकई लाजवाब थे। ओह श्रीमान शिवम, आपकी कार सीधे केबिन के नीचे स्टोरेज एरिया में पार्क की जा सकती है। इसे एक छोटे से गैराज में बदल दिया गया है। सच में? शिवम फुटोलिया को बहुत खुशी हुई।
इस तरह उसे जहां भी जाना होगा गाड़ी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, क्या आपको अपनी गाड़ी साथ ले जाने की जरूरत है? इसे साथ ले आइए। मैं पहली बार ऐसी जगह जा रहा हूँ, मुझे एक बयान देना ही होगा। शिवम ने कहा। ठीक है, तो मैं तुरंत इसका इंतजाम करता हूँ। आप थोड़ा आराम कर लीजिए और हम लगभग आधे घंटे में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये कहकर फुटोलिया चला गया। कृपया बैठ जाए, इतना संयमित मत बनिए, मैं इतना सख्त नहीं हूँ, शिवम ने परिचारकों से कहा। ऐसे खड़े रहना थका देने वाला होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते शिवम, ये हमारा काम है। परिचारक अपनी निर्धारित जगह पर सावधानी से खड़े रहे। हम इतना ऊंचा वेतन पाते हैं और आमतौर पर हमारे पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। इसलिए जब आप यात्रा कर रहे हो तो हमें खुद को उच्चतम मानकों पर रखना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं आपकी मेहनत की कद्र करता हूँ। शिवम ने रिद्धिमा ठाकुर से फुसफुसाते हुए कहा। रिद्धिमा, क्या उनकी तनख्वाह वाकई इतनी ज्यादा है? हाँ, युवा स्वामी कैप्टन का वेतन 50 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना है, सहकप्तान का 30 लाख अमेरिकी डॉलर और हर अटेंडेंट 20 लाख अमेरिकी डॉलर सालाना कमाता है। इतना? पूछने से पहले तक अनजान शिवम ये सुनकर चौंक गया। भारत में एक आम कैप्टन का सालाना कर पूर्व वेतन आमतौर पर लाखों में होता है, यह उससे 10 गुना से भी ज्यादा था। युवा स्वामी, वे सबसे अच्छे हैं, रिद्धिमा ठाकुर ने आगे कहा। पायलटों और क्रू मेंबर्स का चयन लगभग 1000 में एक के मानक पर होता है, इसलिए कड़े चयन को देखते हुए ऐसे वेतन बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताए जाते। ठीक है, खैर, उनकी सालाना तनख्वाह तो मेरी चंद मिनटों की कमाई का एक अंश भी नहीं है। इस बैलेंस शीट पर विचार करते हुए शिवम का मन शांत हो गया। मिस्टर शिवम, कैप्टन फुटोलिया लगभग 30-40 साल की एक महिला के साथ आए, जो धूप का चश्मा पहने हुए थी और थोड़ी मोटी थी। क्या हो रहा है कैप्टन फुटोलिया? शिवम ने अपना सिर बाहर निकाला। क्या हम जाने के लिए तैयार हैं? एक मिनट रुकिए मिस्टर शिवम, यहाँ एक महिला आपकी मदद मांग रही है, जिसे मुख्य हवाई अड्डे का प्रबंधक लाया है। कौन है? शिवम बाहर आया और उस थोड़ी मोटी महिला को देखकर वह चौंक गया। तुम डेंग हो। दा यंग की बात करें तो शायद ज्यादा लोग उन्हें नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप उनके बॉस का जिक्र करें तो शायद हर कोई उन्हें जानता होगा। उनका पूरा नाम जियांग वेन था और वह लोकप्रिय गायिका सू लुन की सहायक और मैनेजर थी। अगर आप सू लुन के प्रशंसक हैं तो यह थोड़ी मोटी महिला आपके लिए कोई अजनबी नहीं होगी। सू लुन को भी उस बड़े भोज में आमंत्रित किया गया था। हाल ही में वह सेंट्रल शहर में व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त थे। हालांकि उन्हें अपने नए गानों के प्रचार के लिए ऐसे आयोजनों की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनकी असाधारण प्रतिभा के अलावा उनके सबसे बड़े गुणों में से एक था अपने प्रशंसकों के प्रति उनका समर्पण। आज उन्हें पहले सुबह 9 बजे सान्या के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले हवाई अड्डे पर विमान में एक आपात स्थिति आ गई और उसका जरूरी रखरखाव चल रहा था। अस्थायी उड़ान दोपहर 4 बजे तक के लिए विलंबित हो गई, जिसका मतलब था कि वह शाम की पार्टी में बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएंगे। हालांकि वह एक सुपरस्टार था, फिर भी वह एक नागरिक भी था और उसे कोई विशेष अधिकार नहीं थे जिससे वह भोज में समय पर पहुंच पाता। हवाई अड्डे के अधिकारी ने उसे बताया कि पास के निजी हवाई अड्डे का मालिक भी आज सान्या जाने की योजना बना रहा है और शायद वह मदद मांग सके। इसलिए दा यंग ने मदद के लिए फुटोलिया से संपर्क किया, जिससे ये स्थिति पैदा हुई। क्या तुम मुझे जानते हो? जियांग वेन थोड़ा हैरान हुआ, ये सोचकर कि शायद इस बार बात बन जाए। उसने शुरू में सोचा था कि निजी जेट का मालिक कोई बुजुर्ग अमीर आदमी होगा जिससे बातचीत मुश्किल हो सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना जवान होगा। आजकल संगीत सुनने वाले युवाओं में से कितने सू लुन के प्रशंसक नहीं हैं? तुम्हें जानता हूँ। बिल्कुल जानता हूँ, तुम सू लुन के सहायक हो, है ना? शिवम ने एक मासूम से प्रशंसक की तरह पीछे मुड़कर देखा। क्या सू लुन यहाँ है? वह कहाँ है? क्या मैं उसका ऑटोग्राफ ले सकता हूँ? ओह! जियांग वेइन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह न सिर्फ एक प्रशंसक होगा, बल्कि एक बहुत अमीर, जुनूनी प्रशंसक भी लग रहा होगा। अच्छा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ, जियांग वेइन ने विनम्रता से कहा। सू लुन को आज सान्या में एक पार्टी में जाना है, लेकिन विमान में कुछ खराबी आ गई है और कम से कम 4 बजे तक देरी हो जाएगी। भोज 6:30 बजे शुरू होगा और सेंट्रल शहर से सान्या तक उड़ान भरने में 4 घंटे लगते हैं। हमने सुना है कि यह विमान भी सान्या जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि क्या हम कोई लिफ्ट ले सकते हैं। तुम भी सान्या जा रहे हो? कमाल है। शिवम लगभग उछल पड़ा। जरूर जरूर, बशर्ते ज्यादा लोग न हो। हम सिर्फ 3 लोग हैं,
मैं, सू लुन और उनके गीतकार झांग लुओशान। बाकी स्टाफ बाद की कोई नियमित उड़ान ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जियांग वेइन मुफ्त यात्रा का जिक्र करते हुए शर्मा गए, लेकिन आज तो मानो उनकी किस्मत ही कुछ और थी। कैप्टन फुटोलिया, क्या 3 और लोग ले जाना ठीक रहेगा? शिवम ने पूछा। कोई बात नहीं, विमान में खाने का भरपूर सामान है। हम हमेशा 20 लोगों के लिए पर्याप्त सामान तैयार रखते हैं, निश्चिंत रहें। कैप्टन फुटोलिया ने कहा। वाह, चढ़ जाओ, हम जल्द ही उड़ान भरेंगे। शिवम पहले से ही सू लुन से मिलने के लिए उत्सुक थे। ठीक है, शुक्रिया। जियांग वेइन ने तुरंत सू लुन को खुशखबरी सुनाई और कुछ ही देर बाद दोनों युवक, जिन्होंने खुद को पूरी तरह से ढक रखा था, विमान में चढ़ गए। सू लुन और झांग लुओशान बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि वे दोनों भारतीय के आधे मनोरंजन उद्योग में अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध हो चुके थे, फिर भी वे अभी भी काफी युवा थे और उनकी उम्र 30 से कुछ ज्यादा थी। उनकी प्रसिद्धि ने उन्हें अपार धन संपत्ति दिलाई थी और सू लुन की संपत्ति वाकई आश्चर्यजनक थी। उनका गैराज करोड़ों अमेरिकी डॉलर की कई स्पोर्ट्स कारों से भरा हुआ था। उनके पास एक महंगा प्राइवेट जेट भी था, लेकिन अब जिस जेट में वे सवार थे, उसकी तुलना में यह जमीन आसमान का फर्क था। उन्होंने अपने धूप के चश्मे और बेसबॉल जैकेट उतार दिए, जिससे उनके चेहरे ऐसे दिखाई देने लगे कि अनगिनत लड़कियां चीख उठे। यहां तक कि शिवम को भी चीखने की इच्छा हुई। नहीं, मुझे शांत रहना होगा। अब मैं एक रुतबे वाला इंसान हूं। मैं किसी अनुभवहीन बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर सकता। शिवम ने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन हमारे प्रसिद्ध दार्शनिक विनोद जिनजे द्वारा खोजा गया अनूठा तर्क कभी गलत नहीं हुआ था। शिवम ने चुपचाप अपना फोन रिद्धिमा ठाकुर को देते हुए कहा। रिद्धिमा, बाद में चुपके से मेरी कुछ तस्वीरें खींच लेना और ब्यूटी फिल्टर चालू करना याद रखना। नमस्ते, मैं सू लुन हूँ और मैं झांग लुओशान हूँ। सू लुन ने विनम्रता से अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि वह प्रसिद्ध और धनी था, फिर भी वह अच्छी तरह जानता था कि कुछ लोगों की नज़र में उसकी दौलत अभी भी नगण्य है, और उसके सामने खड़ा युवक या शायद उसका कोई रिश्तेदार ऐसा ही व्यक्ति हो सकता है। अपनी मूर्ति को अपने सामने पाकर शिवम अचानक थोड़ा असहज महसूस करने लगा। नमस्ते, मैं शिवम हूँ। शिवम, क्या आप औरोरा मनोरोग अस्पताल के निदेशक हैं? शिवम। सू लुन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था और हाल ही में ये नाम काफी चर्चा में रहा था। कम से कम वह इस नाम से तो अनजान नहीं था। वह युवक रहस्यमय तो था, पर उतना रहस्यमय नहीं भी। लोग अक्सर उसे कई जगहों पर देखा गया था और वह हमेशा हैरतअंगेज करतब दिखाने में कामयाब रहा। हालांकि किसी को भी ये पता नहीं था कि उसका असली व्यवसाय क्या था, और किसी को भी यह नहीं पता था कि वह कितना अमीर था। दूसरों की तो बात ही छोड़िए, कम से कम देश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दूसरी पीढ़ी के वारिसों में से एक विनोद ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वह शिवम जितना अमीर नहीं है, जिससे इस युवक की अकल्पनीय संपत्ति का पता चलता है। यह उपाधि तो बस मजाक के लिए है, शिवम ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। वह अपने आदर्श के सामने अपनी बेइज्जती नहीं चाहता था, लेकिन अस्पताल तो असली है। कसम से, हा भाई शिवम, तुम तो कमाल के हो। शिवम की शर्मिंदा नजर देखकर सू लुन और झांग लुओशान हंसे बिना नहीं रह सके। शायद तुम भी भोज में जा रहे हो? हाँ, शिवम ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हॉल बड़ा था और कुछ लोगों के लिए आसानी से जगह थी। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत एक बोतल वाइन और कुछ स्नैक्स परोसे। प्रिंसिपल विनोद ने मुझे अपने क्षितिज का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दोनों से यहाँ पहली बार मिलूंगा। तुम मजाक कर रहे हो? इतनी दौलत के बावजूद तुमने अभी तक क्या नहीं देखा? सू लुन और बाकी लोगों को लगा कि शिवम अपनी विनम्रता दिखा रहे हैं। असल में उन्होंने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं देखा था। 1982 की वाइन। झांग लुओशान वाइन के शौकीन थे। 1982 की वाइन महंगी और उच्च गुणवत्ता वाली मानी जाती थी, क्योंकि उस साल अंगूर के बागों के लिए आदर्श मौसम था। उस साल की सबसे साधारण वाइन भी हजारों डॉलर प्रति बोतल की कीमत पर मिलती थी, और शैटो लाटूर की खास संपत्ति से मिलने वाली वाइन तो और भी मुश्किल थी। कथित तौर पर एक बोतल की कीमत दसियों हजार अमेरिकी डॉलर थी। उन्हें वाइन परोसना शिवम के अपार प्रभाव का प्रमाण था। अच्छा सू लुन, क्या मैं तुमसे एक काम मांग सकता हूँ? शिवम थोड़ा हिचकिचाया। आगे बढ़ो, तुम मुफ्त में तो नहीं घूम सकते, है ना? सू लुन हंसा। नवंबर में क्या तुम मुझे अपने कॉन्सर्ट के लिए कुछ टिकट दिला सकते हो? शिवम ने पूछा। ये टिकट मिलना बहुत मुश्किल है। बस इतना ही। सू लुन को लगा कि यह कोई बड़ी बात है। सच कहूं तो उसे धोखेबाजों से महंगे टिकट खरीदने में कोई आपत्ति नहीं होगी। आजकल के अमीर लोग हैरान करने वाले हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के निजी जेट पर अरबों खर्च कर देते हैं,
लेकिन कॉन्सर्ट के टिकटों पर कुछ हजार रुपये खर्च करने में कंजूसी करते हैं। चलो संपर्क विवरण साझा करते हैं। जब समय आएगा तो मैं किसी को सीधे वीआईपी सेक्शन में ले जाने के लिए कहूंगा। 20 लोगों तक का मुफ्त में इंतजाम हो सकता है। सू लुन ने इसे नेटवर्किंग का एक दुर्लभ अवसर समझा। कुछ ही वीआईपी सीटों वाले एक बेहद अमीर व्यक्ति से मिलना वाकई एक बड़ी बात थी। वाह, शिवम खुशी से झूम उठा। एक और बात, उसने अचानक एक डीएसएलआर कैमरा निकाला। क्या हम एक तस्वीर ले सकते हैं? 4 घंटे का सफर बेहद नीरस होना चाहिए था, लेकिन सू लुन और झांग लुओशान के शामिल होने से यह अचानक आयोजित निजी संगीत कार्यक्रम में बदल गया। शिवम के निजी जेट में न केवल एक के टीवी सेटअप था, बल्कि अध्ययन कक्ष में इलेक्ट्रिक पियानो, वायलिन और गिटार जैसे कई वाद्य यंत्र भी थे। यह मानना पड़ेगा कि सू लुन की संगीत क्षमताएं बेजोड़ थीं। वह लगभग किसी भी वाद्य यंत्र में आसानी से महारत हासिल कर लेते थे। शिवम ने इतना गाया कि केटीवी स्तर के गायन कौशल के कारण अंत में उनका गला लगभग बैठ गया, लेकिन वह पूरी तरह से व्यस्त रहे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह अपने आदर्श के साथ गा सकेंगे और संगीत बजा सकेंगे, ऐसा कुछ जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, शिवानी, ओह शिवानी, उस समय तो तुम सिर्फ एक संगीत कार्यक्रम के टिकट के लिए किसी और के प्यार में पड़ गए थे। अब मैं सू लुन के साथ गा सकता हूँ। अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हारे चेहरे पर क्या भाव होते। शायद यह उनके दिल में गर्व का भाव था। विमान में खाना बेहद स्वादिष्ट था। गाते गाते थक जाने के बाद उन्होंने पास के डाइनिंग एरिया में लजीज दोपहर के भोजन का आनंद लिया। अगर विमान सान्या हवाई अड्डे पर उतरने वाला न होता तो शायद वे आराम से झपकी भी ले लेते। विमान का पावर सिस्टम बेहतर बनाया गया था, जिससे सामान्य 4 घंटे की उड़ान लगभग आधे घंटे कम हो गई। वे दोपहर 2 बजे से ठीक पहले सान्या हवाई अड्डे पर आसानी से उतर गए। कई दीवाने प्रशंसक पूरे रास्ते सू लुन के कार्यक्रम का पालन करते रहे, लेकिन उनकी उड़ान में एक समस्या के कारण, हालांकि प्रशंसकों को यात्रा के बारे में पता था, किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने शिवम के साथ सवारी की है। इसलिए हवाई अड्डे पर काफी शांति थी। श्रीमान शिवम, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। सू लुन ने एक बार फिर आभार व्यक्त किया, क्योंकि उन्हें होटल ले जाने वाली कार हवाई अड्डे पर पास ही इंतजार कर रही थी। मैं थोड़ी देर बाद वहां पहुंचूंगा। आज रात पार्टी में मिलते हैं। शिवम पहले से ही कुछ अधीर था। हालांकि उसे तारों को निहारने का उतना शौक नहीं था, फिर भी मनोरंजन जगत में उसकी पसंद की कई हस्तियां थीं और आज रात उसे उनमें से कई से मिलने का मौका मिला। ये तो एक सपने जैसा है। उनके जाने के बाद शिवम सोफे पर गिर पड़ा। उसके हाथ पैर अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। यह उस समय से भी ज्यादा घबराहट पैदा करने वाला था जब उसने अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखा था। गुरुजी, आपके संयम को थोड़ा सुधारना होगा, रिद्धिमा ठाकुर ने शांति से कहा। मत भूलिए, आपको साल के अंत में इंग्लैंड की महारानी के जन्मदिन के भोज में आमंत्रित किया गया है। अगर आप अभी भी ऐसे ही हैं तो ये शर्मनाक हो सकता है। हाँ, तब तक तो अभी बहुत समय है ना? शिवम ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने अभी 1 महीने से भी कम समय के लिए परिवार की संपत्ति संभाली है। मैं इतनी जल्दी कैसे ढल सकता हूँ? वैसे गुरुजी, आप यहाँ कब तक रहने वाले हैं? रिद्धिमा ठाकुर ने पूछा। शायद 3 दिन। फिल्म का काम निपटाने के बाद मैं वापस जाने से पहले 2 दिन इधर उधर घूमूंगा। मैं पहले कभी सान्या नहीं गया। शिवम नीले समुद्र और खूबसूरत समुद्र तटों के लिए तरस रहा था। हालांकि उसके शहर में समुद्र तट थे, फिर भी वे सान्या से एक पायदान नीचे थे। कैप्टन, हम यहाँ 3 दिन रुक रहे हैं, क्यों ना आप सब भी थोड़ा आराम करें और खूब मजे करें। शिवम ने पूरी टीम को बुलाया। मैं आप सभी को 10,000 अमेरिकी डॉलर का भत्ता दूंगा, इसे छुट्टी की तरह मानो। इस उबाऊ विमान में हर समय रहने की जरूरत नहीं है। फुटोलिया और उसकी टीम बहुत खुश थी। हालांकि पिछले 2 सालों में उनका कोई उड़ान मिशन नहीं था। उन्हें अपने पेशेवर कौशल को बनाए रखना था और इसलिए हर साल उनकी छुट्टियां बस कुछ ही ज्यादा लंबी होती थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक उड़ान के बाद शिवम न सिर्फ उन्हें छुट्टी देगा, बल्कि उन्हें इतना बड़ा खर्च भत्ता भी देगा। क्या दुनिया में शिवम से ज्यादा उदार नियोक्ता कोई और था? 6 सुपरमॉडल फ्लाइट अटेंडेंट खास तौर पर बहुत खुश थीं, मानो वे शिवम के सिर पर अपनी बाहें डालकर उसे एक फ्रेंच किस देना चाहती हों। यह एक औपचारिक कार्यक्रम था। शिवम ने अपने औपचारिक कपड़े पहने थे और हालांकि रिद्धिमा ठाकुर सिर्फ एक सहायक थी, वह ऐसी परिस्थितियों में शिवम की छवि का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इसलिए उसने एक बहुत ही शानदार गाउन भी पहना था। मास्टर, आप थोड़े निराश लग रहे हैं। अपने गाउन में रिद्धिमा ठाकुर कान फिल्म समारोह की अभिनेत्रियों की उपस्थिति को टक्कर दे रही थी, हालांकि शिवम की नजर उस पर नहीं पड़ी।
क्या तुम सोच रही हो कि तुम्हें मिस गुओ को अपना साथी बनाना चाहिए था? रिद्धिमा ठाकुर ने शिवम के मन की बात आसानी से समझ ली। शिवम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, क्या वो जो सोच रहा था वो वाकई इतना साफ था? अरे, मैं भी ऐसे मौके पर पहली बार आया हूं, कौन जाने कितना अजीब लगेगा। वो शायद और भी शर्मिंदा होगी। शिवम ने खुद को दिलासा देते हुए कहा, अगली बार जब मौका मिलेगा तो मैं उसे ले जाऊंगा। शिवम को अच्छी तरह पता था कि सनाया के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं की थी, इसलिए ये थोड़ा अनुचित लगा। सान्या हवाई अड्डे पर शिवम के लिए कोई निजी सेक्शन नहीं था, लेकिन उनके लिए एक वीआईपी रास्ता जरूर खुला था। पारदर्शी शीशे से उसने देखा कि प्रशंसक इंतजार कर रहे थे। आज भी आने वालों का तांता लगा हुआ था। आखिरकार आज मनोरंजन जगत का एक बड़ा कार्यक्रम था। इतने सारे सितारों के आने पर उनके प्रशंसक इसे कैसे नजरअंदाज कर सकते थे। अरे देखो, क्या ये सू लुन नहीं है? शिवम ने दूर से ही जैकेट और मास्क पहने उस व्यक्ति को पहचान लिया। हालांकि प्रशंसकों को खबर नहीं मिली थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनकी आंखें अंधी हो गई थीं। भले ही कुछ प्रशंसक दूसरे मशहूर हस्तियों की उड़ानों के लिए वहां मौजूद थे, फिर भी वे सू लुन के प्रशंसक होने से नहीं रुके। कई पैनी नजर वाले प्रशंसकों ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत उन्हें घेर लिया। बेचारे सू लुन ने शुरू में होटल में घुसने की योजना बनाई। अब लग रहा था कि 1 घंटे से भी कम समय में उन्मत्त प्रशंसकों की इस भीड़ से पीछा छुड़ाना अब संभव नहीं था। बूढ़े विनोद, मैं सान्या पहुंच गया हूं, तुम कहां हो? शिवम ने विनोद को पुकारा। वह पहली बार ऐसी किसी सभा में शामिल हुआ था। हालांकि वह उस होटल का मालिक था, लेकिन बिना किसी के मार्गदर्शन के वह असमंजस में पड़ जाता। इतनी जल्दी? क्या जियांगन शहर की उड़ान में देरी नहीं हुई? विनोद को सब पता था। उसे चिंता थी कि शिवम समय पर नहीं पहुंच पाएगा। देरी हो या न हो, मेरे पास अपना विमान है, शिवम ने शेखी बघारी। मैंने सू लुन को लिफ्ट भी दी थी और हमने अभी अभी साथ में गाना बजाना और शराब पी है। ओह! विनोद अविचलित था। वह कई लड़कियों के समूहों का प्रबंधन करता था और उनकी सदस्य हमेशा उसके करीब आने के लिए उत्सुक रहती थी। इस दुनिया में जब तक आपके पास पैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप न कर सकें। किसी बड़े सितारे के साथ खाना खाना या गाना। वह, विनोद, अक्सर मशहूर हस्तियों के साथ खेल खेलता था। उसकी तुलना में शिवम का निजी जेट उसे और भी ज्यादा आकर्षित करता था। मुझे वापस ले जाने के बारे में क्या ख्याल है? मुझे अक्सर निजी जेट में उड़ान भरने का मौका नहीं मिलता। विनोद के परिवार के पास निजी जेट थे, लेकिन विनोद लिन उनका इस्तेमाल व्यावसायिक यात्राओं के लिए करते थे। विनोद अपने पिता की पीठ पीछे उनका दुरुपयोग करने की हिम्मत नहीं करेगा। निजी जेट की कीमत अरबों, यहां तक कि करोड़ों अरबों में होती है। अगर विनोद एक खरीद भी लेता तो भी उसे बनाए रखना एक अलग बात होती। वह सिर्फ दिखावे के लिए दिखावा नहीं करना चाहता था। जरूर जरूर, मैं पहले तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ठीक है, मैं होटल में हूं, यहां पहुंचते ही प्रेसिडेंशियल स्वीट 004 में आ जाना। ठीक है, होटल में मिलते हैं। शिवम ने फोन रख दिया। जियाओ बहन, क्या होटल में बहुत सारे प्रेसिडेंशियल स्वीट हैं? मुझे लगा था कि सिर्फ एक ही होगा। हाँ गुरुजी, एक प्रेसिडेंशियल स्वीट सिर्फ एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, किसी संख्या का नहीं, लेकिन कमरों के नंबरों का महत्व होता है, रिद्धिमा ठाकुर ने समझाया। मेरे वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर से जुड़े रहें। क्या आपका मतलब है कि इस होटल में विनोद से भी ऊंचे दर्जे के कई लोग हैं? हाँ, कमरा 001 हमेशा आपके लिए आरक्षित रहता है और आम जनता के लिए खुला नहीं है, इसलिए इस समारोह में श्री विनोद लिन से ज्यादा हैसियत और धन वाले कम से कम 2 लोग जरूर होंगे। दिलचस्प। फेक जुयू अचानक शाम की पार्टी को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। गहरे बैंगनी रंग की स्पोर्ट्स कार सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी। इतने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महानगर में भी ऐसी कारें दुर्लभ थीं। चाहे वह कहीं भी जाती, ये कार हमेशा आकर्षक दिखती थी। सू लुन और अन्य लोगों के साथ अनौपचारिक बातचीत के दौरान शिवम को पता चला कि इस आयोजन का उद्देश्य बहुत सरल था। यह मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों के बीच एक दोस्ताना मुलाकात थी। भारत के मनोरंजन जगत में कुछ ही बड़े नाम थे और सभी को आपसी संबंध बनाने और उद्योग को समृद्ध बनाने के लिए एक नियमित आयोजन की जरूरत थी। मनोरंजन उद्योग के कई राजकुमार और राजकुमारियां अपने माता पिता के साथ इस भव्य आयोजन में शामिल हुए ताकि वे अपने क्षितिज का विस्तार कर सकें। आयोजन इतना बड़ा था कि सड़क पर किसी युवा से टकराना किसी मनोरंजन कंपनी के भावी उत्तराधिकारी से मिलने जैसा हो सकता था। एडिसन होटल सान्या के सबसे उत्कृष्ट होटलों में से एक था।
समुद्र के किनारे बना, इसकी सजावट छुट्टियों के लिए उपयुक्त थी, जिसमें कई मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल और अन्य मनोरंजन सुविधाएं थीं। 5 सितारा होटलों में से ये बेहतरीन किफ़ायती दामों पर उपलब्ध था। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर पर कहानियां पढ़ना जारी रखें। लगता है हम थोड़ी देर से पहुंचे। जैसे ही वे होटल में पहुंचे, पार्किंग की जगह लगभग न के बराबर थी, जिससे शिवम थोड़ा निराश हो गया। गाड़ियां तो अच्छी थीं, लेकिन पार्किंग की जगह ढूंढना किसी को पागल कर सकता था। युवा स्वामी, क्या आपने कभी किसी को अपने ही होटल में पार्किंग की जगह ढूंढते देखा है? रिद्धिमा ठाकुर ने उसके माथे पर हाथ फेरा। भूमिगत पार्किंग में आपके लिए एक अलग से गैराज है। क्या ऐसा है? आपने पहले क्यों नहीं बताया? शिवम बुदबुदाया। उसने पूछा तो नहीं था, लेकिन सोचने पर उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अपनी हैसियत को थोड़ा कम करके आंका होगा। शिवम ने अपनी दिशा ज्ञान की कमजोरी का पूरा प्रदर्शन किया। काफी देर तक होटल का चक्कर लगाते रहे, आखिरकार भूमिगत गैराज का दरवाजा ढूंढ लिया। जैसे ही वह गाड़ी नीचे ले जाने वाला था, एक बिल्कुल नई बेंटले गैराज से तेजी से बाहर निकली। हालांकि शिवम की तेज प्रतिक्रिया ने उससे टक्कर से बचने के लिए स्टीयरिंग व्हील घुमाने में मदद की, फिर भी यह अपरिहार्य था और वे टकरा गए। धमाका। जब शिवम ने वह आवाज सुनी तो उसके दिल में एक जोरदार धड़कन हुई। वह इस कार को आधे महीने से भी कम समय से चला रहा था। हालांकि इसकी बॉडी को खास तौर पर इस तरह बनाया गया था कि 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहाड़ से टकराने पर भी कोई नुकसान न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कार को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप ठीक हैं, बहन यंग? शिवम ने रिद्धिमा ठाकुर को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं ठीक हूँ। अचानक ब्रेक लगाने से उसका होंठ थोड़ा सा कट गया था, लेकिन शुक्र है कोई गंभीर बात नहीं थी। आखिर कौन ऐसे गाड़ी चलाता है? शिवम कार से बाहर निकला, उसके चेहरे पर एक खतरनाक चमक थी। वे बिना किसी ट्रैफिक नियम को तोड़े धीरे धीरे और सावधानी से गाड़ी चला रहे थे, जबकि बेंटले की गलती साफ तौर पर थी। इसी दौरान बेंटले का मालिक भी अपनी कार से बाहर निकला। एक युवक और युवती, शायद एक जोड़ा, साधारण पोशाक में थे, बेसबॉल कैप पहने हुए थे और गले में चांदी की चेन थी। उनके बाल भूरे रंग के थे। अगर उन्हें परिभाषित करने के लिए कोई शब्द ढूंढना हो तो गैर मुख्यधारा शायद सबसे उपयुक्त होगा। युवती काफी आकर्षक थी, लेकिन उसमें दिखावटीपन का एक भाव था जो पहली नजर में ही एक अप्रिय प्रभाव छोड़ रहा था। अरे, तुमने इसे कैसे चलाया? शिवम कुछ कह पाता उससे पहले ही युवक ने उस पर आरोप लगा दिया। शिवम ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, चुपचाप अपनी कार के किनारे चला गया। उसकी समय पर की गई हरकत की बदौलत दोनों कारें एक दूसरे से बस टकराईं, फिर भी आगे की लाइटों के पास एक लंबा खरोंच जरूर था। शुक्र है, क्योंकि कार का मटेरियल मजबूत था, इसलिए उसमें मामूली खराबी ही आई, हालांकि उसे कुछ मरम्मत की जरूरत होगी। दूसरी ओर बेंटले, जहां टक्कर लगी थी, लगभग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और उसकी आगे की लाइट भी टूट गई थी। कारों की गुणवत्ता में असमानता साफ दिखाई दे रही थी। अरे, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम गूंगे हो? युवक ने फिर कहा। अचानक उसकी नजर शिवम के बगल में रिद्धिमा ठाकुर पर पड़ी। उसकी आंखें धूर्तता से सिकुड़ गईं, मानो कोई योजना बना रही हो। मैंने गाड़ी कैसे चलाई? क्या यही सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था? शिवम की निगाहें ठंडी पड़ गईं। वह शायद ही कभी गुस्सा होता था, लेकिन जब गुस्सा आता था तो उसका गुस्सा किसी और से भी ज्यादा उग्र हो सकता था। तुमने मुझसे ये पूछने की हिम्मत कैसे की कि तुमने मेरी कार को ऐसा कब बनाया? युवक के चेहरे पर शरारती भाव थे। शिवम तुरंत हंस पड़ा। दुनिया में कोई ऐसा कैसे हो सकता है जो सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर आमादा हो? पार्किंग के अंदर गाड़ी की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तुम तो उससे कहीं ज्यादा तेज चल रही थी, सिर्फ 5 नहीं बल्कि 50 किलोमीटर से भी ज्यादा। और तुम पहले दूसरों पर आरोप लगा रही हो। शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। बहन यंग, मुझे ये पता लगाने में मदद करो कि इस तरह के नुकसान की मरम्मत का खर्च कितना होगा। हालांकि कार बनाने का काम उसके अपने परिवार का था, शिवम इस आदमी को आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। रिद्धिमा ठाकुर ने तुरंत तस्वीरें ली और उस व्यक्ति को भेज दी। फैक्ट्री के इंचार्ज से बात की। जवाब आने में ज्यादा देर नहीं लगी। युवा मालिक, फैक्ट्री का कहना है कि मरम्मत का खर्च लगभग $1.28 मिलियन है। रिद्धिमा ठाकुर ने कहा। ओह ठीक है, अमेरिकी डॉलर में? क्या तुमने सुना? मरम्मत के लिए $1.28 मिलियन चुका दो। शिवम ने आलस से कहा। इस घटिया कार की मरम्मत के लिए $1.28 मिलियन वसूलना, क्या ये जबरन वसूली है? युवक ने तुरंत एक खतरनाक चेहरा दिखाया।
घटिया कार। अगर आपने अपोलो के सूर्य देवता के कस्टम एडिशन के बारे में नहीं सुना है तो ये सामान्य बात है। शिवम जानता था कि उसे मरम्मत के पैसे मिलने की संभावना नहीं थी, लेकिन पार्टी कई घंटे और चली और उसके पास इस अमीर लड़के के साथ खेलने का समय था। इस कार को बनाने में $12 मिलियन से ज्यादा का खर्च आया है। क्या मरम्मत के लिए 1.28 मिलियन बहुत ज्यादा है? कीमत सुनकर युवक को एहसास हुआ कि वह मुश्किल में पड़ गया है। उसका नाम कमल था और उसके पिता चेन रैंडोन देश की सबसे बड़ी मनोरंजन कंपनियों में से एक हुआयू के शेयरधारक थे। इस हैसियत ने उसे भारत के मनोरंजन जगत में लगभग दबदबा दिला दिया था। हालांकि चेन रैंडोन ने भी कभी इतनी कीमती स्पोर्ट्स कार नहीं चलाई थी। क्या ये भी किसी बड़े कलाकार का बेटा है? कमल ने अपनी याददाश्त में इस चेहरे को ढूंढने की कोशिश की। शिवम का रूप रंग कुछ जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह अपने किसी भी अछूत उत्तराधिकारी से मेल नहीं खाता था। क्या वह कोई नया सितारा हो सकता है? हालांकि कमल इसी जगत में पला बड़ा था, उसने मनोरंजन उद्योग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि पूंजीपतियों की नज़र में कोई भी सितारा, अभिनेता या गायक कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह सिर्फ कलाकार ही होता है। जब तक पर्याप्त संसाधन होते, वे जितने चाहें उतने लोगों को पाल पोस सकते थे। और कमल का बस एक ही शौक था, छोटी मोटी हस्तियों के साथ खेलना। उसे किसी और चीज की जरा भी परवाह नहीं थी। शिवम और रिद्धिमा ठाकुर के शानदार लुक्स देखकर यह पूरी तरह नामुमकिन नहीं था। तुम किस कंपनी के कलाकार हो? कमल को थोड़ा आत्मविश्वास मिला। मेरे पिताजी हुआयू के शेयरधारक हैं और अगर तुम अपनी मुसीबत नहीं मोल लेना चाहते तो जल्दी से भाग जाओ। हुआयू के शेयरधारक? वो क्या है? शिवम हुआयू के बारे में जानता था, लेकिन उसे याद था कि बॉस का उपनाम जियांग होना चाहिए। यह आदमी शायद किसी छोटे शेयरधारक का बेटा था, लेकिन हुआयू का असली बॉस भी आज जाए तो भी उसे जरा भी झिझक नहीं होगी। तो तुम मेरी कार का किराया नहीं दोगे? बच्चे, मेरी सलाह है कि जो मिल जाए ले लो और यहीं रुक जाओ। मेरी तरफ से कार की मरम्मत के लिए पैसे न मांगना काफी अच्छा है। कमल को शिवम की बातों का मतलब समझ नहीं आया। अगर तुम्हें मेरी पेशकश पसंद नहीं है तो भविष्य में मनोरंजन जगत में बने रहने के बारे में सोचना भी मत। बहन यंग, क्या मैं एक पल के लिए तुम्हारा आईना उधार ले सकती हूँ? शिवम ने अचानक मानो कहीं से भी कहा। युवा गुरु, तुम्हें आईने की क्या जरूरत है? हालांकि रिद्धिमा ठाकुर को नहीं पता था कि शिवम क्या कर रहा है। उसने अपने बैग से अपना मेकअप मिरर निकाला। लगता है इस बेवकूफ ने मुझे कोई पुरुष सेलिब्रिटी समझ लिया है। मुझे आईने में देखना चाहिए कि क्या मैं सचमुच ज्यादा सुंदर हो रही हूँ। शिवम ने आईने में खुद को निहारा। दरअसल आनुवंशिक वृद्धि के बाद उसके चेहरे के भाव सुडौल और मर्दाना हो गए थे। अगर 10 अंक सही हैं तो उसे कम से कम 8 अंक तो मिलेंगे ही, है ना? क्या तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो? कमल शिवम के इस बेपरवाह व्यवहार से पूरी तरह भड़क गया। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मरम्मत का खर्चा दो और भाग जाओ। मरम्मत का खर्चा दो? शिवम अचानक हंस पड़ा। क्या तुम्हारे शारीरिक शिक्षा के शिक्षक ने तुम्हें कानून पढ़ाया है? मुझे सच में शक है कि तुमने ड्राइविंग टेस्ट की लिखित परीक्षा में नकल की है। दरअसल कमल के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, लेकिन उसके जैसे रुतबे वाला कोई भी आसानी से उसे हासिल कर सकता था। आमतौर पर जब उसके छोटे मोटे उल्लंघनों का पता चलता था तो उसकी पहचान के कारण कोई और जांच करने की हिम्मत नहीं करता था। उसे लिखित परीक्षा की विषय वस्तु का पता ही नहीं था। यह आदमी तो बेकार है। शिवम ने अपनी कार की ओर बढ़ते हुए कहा। वह कुछ खास करना चाहता था, उसका मन कर रहा था कि किसी कार को तोड़ दे। इस बार हालांकि आसपास कोई आग लगाने वाली कुल्हाड़ी नहीं थी, उसके पास एक भारी भरकम पुरानी तलवार जरूर थी, जिसका इस्तेमाल कार पर करना काफी संतोषजनक होता। लेकिन तलवार उसके गुप्त स्थान में रखी थी, इसलिए उसे सीधे बाहर निकालना जाती होगी। इसलिए उसने कार में कुछ ढूंढने का नाटक किया। हालांकि कमल की नजर में ये सब कुछ और ही दर्शाता था। शिवम को डर लग रहा था। छी, मुझे लगा था कि वह कोई बड़ा अमीर लड़का है, लेकिन वह तो बस एक कलाकार है। कमल को अचानक आत्मविश्वास आ गया। एक कलाकार, चाहे कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके बैकग्राउंड बॉस अगर चाहे तो उससे आसानी से निपट सकते थे। कई इंटरनेट प्रसिद्ध सितारे और छोटी मोटी हस्तियां इसी हथकंडे से उसके बिस्तर पर पहुंच चुकी थीं, लगभग हमेशा कामयाब भी। रुको, कमल ने आवाज उठाई, तुम्हें लगता है कि मेरी कार से टकराने के बाद तुम बस चले जाओगे? शिवम रुक गया। यह आदमी अचानक इतना मुखर क्यों लग रहा था? उसने अपनी हरकतें रोक दी ये देखने के लिए कि कमल क्या कहना चाहती है। तो फिर तुम क्या चाहते हो? शिवम ने उसे घूर कर देखा। मेरी कार की कीमत 5 मिलियन से ज्यादा है।
इसकी मरम्मत बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बस $10 लाख दे दो। कमल ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उसे ही अपमानित किया जा रहा हो। और माफी के तौर पर इस लड़की को आज रात मेरे साथ डिनर पर बुला लो और ये 8 मामला खत्म हो जाएगा, वरना मैं तुम्हारी कंपनी को सभी प्लेटफॉर्म पर ब्लॉक करवा दूंगा। कमल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि शिवम किस कंपनी के साथ है। कम से कम उसके मन में तो ऐसा कोई नहीं था जिसे हुआयू कंपनी नाराज न कर सके। जब तक वे शीर्ष 3 मनोरंजन कंपनियों के सबसे बड़े शेयरधारक नहीं थे, तब तक उन्हें उसके पिता को कुछ इज्जत तो देनी ही थी। माय वर्चुअल लाइब्रेरी एम्पायर में नए अध्याय पढ़ें। क्या तुम मुसीबत मोल लेना चाहते हो? शिवम ने अपने दोस्तों पर सीमा रेखा खींच दी। हालांकि रिद्धिमा ठाकुर सिर्फ उसकी सहायक थी, लेकिन वह पहले से ही उसके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करता था। कमल के शब्दों ने निस्संदेह उसे बहुत प्रभावित किया। सिस्टर यंग, गाड़ी में बैठ जाओ। अगला सीन शायद युवाओं के लिए थोड़ा अनुचित होगा। शिवम ने गाड़ी से पुरानी तलवार निकाली। रिद्धिमा ठाकुर चौंक गई। उसे अच्छी तरह पता था कि शिवम आज सुबह कितना सामान लेकर गई है। वह दावे के साथ कह सकती थी कि गाड़ी में इतनी पुरानी तलवार तो बिल्कुल नहीं होगी। अचानक उसे अपने दादाजी की कही एक बात याद आ गई। जियाओ यंग मास्टर फैन के लिए काम करते हुए चाहे कितनी भी अकल्पनीय चीजें देखो, कभी हैरान मत होना। बस जो कुछ भी तुम देखो उसे अपने तक ही सीमित रखो। शुरू में रिद्धिमा ठाकुर ने सोचा कि इन शब्दों का क्या मतलब है। अब उसे थोड़ा बहुत समझ आ गया था। सिस्टम, आसपास की सारी निगरानी बंद कर दो, मैं इस गाड़ी को चकनाचूर कर दूंगी। शिवम ने पुरानी तलवार को कदम दर कदम आगे खींचा। तुम समझ गई, जब से सिस्टम फैंग हुआई से जुड़ी है वह कुछ हद तक अनियंत्रित हो गई है। लेकिन जब से शिवम उसका मेजबान बना है वह और भी ज्यादा शरारती हो गया है। फिर भी वह शिवम के आदेशों का लगभग बिना किसी शर्त के पालन करता है। एक पल में आसपास के सभी संचार उपकरण और निगरानी उपकरण अवरुद्ध हो गए। अगर कोई मॉनिटर के पास खड़ा होता तो उसे वह जगह ऐसे दिखाई देती जैसे कोई फ्लैशबैंग मारा गया हो, बस एक चमकदार सफेद रोशनी बची रहती। वह प्राचीन तलवार बहुत भारी थी और जमीन पर उसकी खरोंच की आवाज सुनकर रूह कांप उठती थी। क्या क्या कर रहे हो? चेन कियाओ और उसका साथी इस जबरदस्त उपस्थिति से इतने डर गए कि वे अनजाने में ही कई कदम पीछे हट गए। देखो, मैं बहुत अच्छा स्वभाव का हूं। अगर तुमने माफी मांग ली होती और अगर पहले कुछ मुआवजा दे देते तो यह मामला खत्म हो जाता, शिवम ने कहा। लेकिन तुम्हें मुझे इन शब्दों से धमकाना नहीं चाहिए था, भले ही तुम्हारी धमकियों का मेरे लिए कोई मतलब न हो। कुछ भी पागलपन मत करो। मैं धमाका। अपनी बात पूरी करने से पहले ही शिवम ने उस पुरानी तलवार को कार के विंडशील्ड पर घुमा दिया। 100 पाउंड से ज्यादा वजनी भारत में बने टेम्पर्ड ग्लास का भी कोई मुकाबला नहीं था। जबरदस्त टक्कर ने कार को कई इंच पीछे धकेल दिया। वाह, ये चीज तो आग लगाने वाली कुल्हाड़ी से भी ज्यादा असरदार है, शिवम ने संतोष से कहा। तुमने मेरी कार तोड़ने की हिम्मत की, क्या तुम्हें यकीन है? धमाका। एक और वार हुआ। इस बार कार का हुड धंस गया। ओह, बताना तो भूल ही गया, ये पहली कार नहीं है जिसे मैंने तोड़ा है। पिछला आदमी अभी भी सलाखों के पीछे है। शिवम ने 5-6 और वार किए, सभी कार के आगे के हिस्से पर। किसी बाहरी व्यक्ति को ऐसा लग सकता था जैसे किसी भीषण कार दुर्घटना ने गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया हो। सिस्टम, मेरे लिए निगरानी डेटा का ध्यान रखना, टक्कर के बाद सब कुछ मिटा देना। होस्ट, तुम सच में बहुत चालाक हो। सिस्टम शिवम की चालाकी से कुछ हद तक प्रभावित हुआ। हे, पिछली बार वह आदमी नशे में था और दोषी था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मुझे और परेशान करने की हिम्मत नहीं कर पाया, शिवम ने समझाया। आज थोड़ा अलग है, हालांकि तेज गति से गाड़ी चलाना उसकी गलती थी, लेकिन स्थिति इतनी गंभीर नहीं है। अगर उसने मुझे दोषी ठहराया तो मुझे थोड़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। शिवम कार में वापस आ गया और पुरानी तलवार को वापस छिपाने का नाटक करने लगा। रिद्धिमा ठाकुर ने चुपके से एक नजर डाली और उसे एहसास हुआ कि तलवार चमत्कारिक रूप से गायब हो गई है। जरूर कुछ गड़बड़ है। रिद्धिमा ठाकुर की पुतलियां फैल गईं और फिर वह सदमे की स्थिति में आ गई। फिर भी उसके दिल में व्याप्त विस्मय को शांत करना आसान नहीं था। अरे, वैसे मेरा नाम शिवम है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम में दम है तो बेझिझक मेरे पीछे आओ। शिवम और रिद्धिमा ठाकुर कार में वापस आ गए, लेकिन बेहतर होगा कि तुम 2 बार सोचो कि इससे क्या मुसीबतें आ सकती हैं। अगर तुम्हारे हुआयू के सबसे बड़े शेयरधारक मिस्टर जियांग भी आ जाएं, तो भी मुझे डर नहीं लगेगा। शिवम ने एक्सीलेटर दबाया और धीरे धीरे गाड़ी अंडरग्राउंड पार्किंग में ले गया।
कमल के चेहरे पर उतार चढ़ाव आ रहे थे, वह अपनी आधी टूटी कार को घूर रहा था, विचारों में खोया हुआ। युवा मास्टर किया, उसे ऐसे ही जाने दो। कमल के साथी ने उसकी आस्तीन खींची। बिल्कुल नहीं। कमल को अपनी आधी टूटी कार देखकर गहरा दुख हुआ, लेकिन उसने पुलिस को फोन नहीं किया। उनके शकल में एक अलिखित नियम था कि उनके उत्तराधिकारियों के झगड़े निजी तौर पर सुलझाए जाने चाहिए। अगर उसने इसकी सूचना दी तो उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। दरअसल शिवम को सिस्टम के ऐसा करने की जरूरत भी नहीं थी। तो हम क्या करें? हम युवा मास्टर जियांग को ढूंढने जा रहे हैं। क्या मूड खराब कर दिया? पार्टी में खुशमिजाज होकर आना और एक बेवकूफ ट्रस्ट फंड वाले ने सब बर्बाद कर दिया। शिवम ने कार अंडरग्राउंड गैराज में खड़ी कर दी। उसने खरोंच को देखा और उसके दिल में एक टीसी उठी, यहां तक कि उसने सोचा कि काश वो खुद पर ही जख्म हो जाए। युवा मालिक, तुम्हें अभी उस कार को तोड़ने में बहुत मजा आ रहा है, रिद्धिमा ठाकुर ने चिढ़ाते हुए कहा, खासकर जब उसने कमल के रूखे शब्द सुने तो शिवम का डराने वाला व्यवहार और लहजा देखकर। यह संतोषजनक था, लेकिन मुझे डर है कि इससे बाद में कोई परेशानी हो सकती है। शिवम ने नहीं सोचा था कि ऐसे बिगड़े हुए अमीर बच्चे नुकसान उठाकर चुपचाप पीछे हट जाएंगे। क्या तुम डरे हुए हो? युवा मालिक डर गए। उससे डर गए मेरे पैर। अगर उस गुमनाम ट्रस्ट फंड वाले लड़के ने कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो शिवम के पास उसे पूरी तरह से कुचलने के लिए पर्याप्त आर्थिक और प्रभावशाली शक्ति थी। जहां तक चालाकी की बात है, पूरा होटल शिवम का था। वहां सुरक्षा गार्ड सिर्फ दिखावे के लिए कैसे हो सकते थे? उसकी बेहतरीन शारीरिक क्षमता एक साथ कई लोगों को संभालने के लिए काफी थी, इसलिए उससे ज्यादा चिंता नहीं थी। अरे शिवम, इधर आओ। विनोद पहले से ही होटल में था, शिवम की तरफ हाथ हिला रहा था। तुम जरूर जल्दी आ गए। शिवम ने उसकी छाती पर हल्के से मुक्का मारा। मैं कल यहाँ आया था। विनोद ने अपनी छाती रगड़ी, ये सोचते हुए कि इस आदमी का मुक्का कितना जोरदार होगा। और यह प्यारी महिला कौन हो सकती है? ओह, यह मेरी असिस्टेंट रिद्धिमा ठाकुर है। पिछली बार जब तुम आए थे तो उसे कुछ काम था, इसलिए वह वहां नहीं थी। आज इस अनजान जगह पर मैं किसी की मदद के बिना नहीं रह पाता। शिवम ने कहा, वाह, तुम तो एक ईर्ष्यालु महिला असिस्टेंट को पटा लेना जानते हो। विनोद ने रिद्धिमा ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा, मिस जुआंग, आज आपका पहनावा भोज में शामिल किसी भी अभिनेत्री से कमतर नहीं है। अतिशयोक्ति के लिए शुक्रिया मिस्टर विनोद। रिद्धिमा ठाकुर ने शिवम के देहाती व्यवहार के विपरीत उच्च समाज के कार्यक्रमों को सहजता से संभाला। तो क्या आप मेरी कंपनी में शामिल होने में रुचि रखती हैं? मैं आपको निश्चित रूप से एक संतोषजनक वेतन दे सकता हूं। विनोद ने शिवम के सामने ही उसे लुभाने की कोशिश की। चलो विनोद, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, लेकिन अगर तुम मुझसे ज्यादा वेतन दे सकती हो तो मैं आज इस भोज में अपने नंगे हाथों से एक डुरियन बांट लूंगा। शिवम ने आत्मविश्वास से कहा। आखिरकार रिद्धिमा ठाकुर सिर्फ एक मूल वेतन नहीं कमा रही थी, जुआंग परिवार द्वारा संचालित व्यवसायों में उसका भी हिस्सा था, जो एक बहुत बड़ी राशि थी। ये तो बहुत बड़ी शर्त है। विनोद दंग रह गया। उसने शिवम की आर्थिक क्षमता देखी थी और उसे लगा कि खुद को बेचना भी इस सहायक को पाने के लिए काफी नहीं होगा। बूढ़े फैंग, जरा सोचो, तुम उसे सालाना कितना देते हो? विनोद शिवम के कान के पास झुका। ज्यादा नहीं, बस कुछ अरब अमेरिकी डॉलर। अरे, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए। विनोद के पास शब्द नहीं थे। अपनी पूरी संपत्ति मिलाकर भी उसके पास अरबों अमेरिकी डॉलर नहीं होंगे। उसने ये भी पूछा कि क्या शिवम को किसी और सहायक की जरूरत है। वैसे तुम थोड़े अजीब लग रहे हो। क्या हुआ? कुछ परेशान कर रहा है? मुझे बताओ ताकि मैं हंस सकूं। विनोद शरारत से मुस्कुराया। ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना कि एक नासमझ ट्रस्ट फंड वाला लड़का मेरी कार से टकरा गया जब मैं पहले पार्किंग कर रहा था। क्या वो सूर्य देवता थे? विनोद ने पूछा। शिवम ने सिर हिलाया। उस बेवकूफ ने किया। अगर मैं होता तो उसका सिर फोड़ देता। विनोद कांग उस कार पर काफी समय से नजर गड़ाए हुए था। मैं उसे नहीं जानता, शायद मनोरंजन जगत के किसी बड़े आदमी का बेटा होगा, बस एक छोटी सी बात है। और हाँ, मैं उसकी कार पहले ही तोड़ चुका हूं। तुमने एक और कार तोड़ दी। विनोद कांग जोर से हंस पड़ा। शानदार, लेकिन सावधान। विनोद कांग ने चेतावनी दी, इन लोगों के पास सिर्फ पैसा ही नहीं है, इनके संबंध बहुत बड़े हैं, ताकत और प्रभाव दोनों के साथ। ये तुम्हारे खिलाफ कोई अनोखी चाल चल सकते हैं, इसलिए सतर्क रहो। ठीक है, ये तो बस एक ट्रस्ट फंड का बच्चा है, मेरी चिंता करने लायक नहीं है। शिवम ने अपना सामान उस कर्मचारी को दिया जो उसे लेने आया था। सुनिश्चित करो कि मेरा सामान कमरा 001 में रखा गया है। 001।
विनोद कांग ने मानो कोई महत्वपूर्ण बात सुन ली। किया, तुमने कमरा 001 बुक किया था। इस होटल में 10 प्रेसिडेंशियल स्वीट थे, लेकिन कोई भी उन्हें बुक नहीं कर सकता था। हालांकि कमरों की विशेषताएं एक जैसी थीं, फिर भी बुकिंग मिलने के बाद उन्होंने मेहमानों की प्रतिष्ठा के आधार पर कमरे नंबर तय किए। विनोद लिन के साथ आया था, फिर भी विनोद लिन केवल कमरा 004 ही बुक कर पाया। कमरा 003 में रहने वाला व्यक्ति हुआयू कंपनी का प्रमुख शेयरधारक श्री जियांग लिंग्यू उन्हें अच्छी तरह जानता था। हालांकि वह धन के मामले में विनोद लिन से पीछे था, लेकिन उसका नेटवर्क निस्संदेह ज्यादा मजबूत था, इसलिए कमरा 003 में रहना उचित था। कमरा 002 की मालकिन अब तक उसके लिए अनजान थी, सिर्फ एक महिला की पहचान। जियांग लिंग्यू से ऊपर किसी का दर्जा होना कोई साधारण बात नहीं होगी। रुको, तुम मुझे ये तो नहीं बताओगे कि यह होटल भी तुम्हारा है ना? पिछले अनुभवों के आधार पर विनोद को अचानक अंदाजा हुआ कि 10 में से 9 बार उसका अनुमान सही था। ठीक है, शिवम ने कहा, लेकिन ये होटल, यहां तक कि इसका मालिक बिलियंस इंटरनेशनल भी मेरा है। जब भी आपको ठहरने की जरूरत हो, बस मेरा नाम बताएं और आपको भारी छूट मिलेगी। तुम, मेरे दोस्त, हमेशा लोगों को हैरान कर देते हो। शिवम की सर्वव्यापी उद्यम श्रृंखला से परिचित इस बार विनोद थोड़ा सा झिझका। हर साल सिर्फ वित्तीय निवेश से अरबों कमाते हुए शिवम की दौलत उसकी कल्पना से भी परे थी। वैसे मेरे घर आना चाहोगे? मेरे पिताजी भी तुमसे मिलना चाहते हैं। शिवम इस बार सचमुच चौंक गया। विनोद लिन के पिता एक प्रसिद्ध कहावत के लिए जाने जाते थे, पहले एक छोटा लक्ष्य रखो, 1 अरब कमाओ। लगभग सभी लोग विनोद लिन को जानते थे। सच कहूं तो विनोद लिन निवेश और व्यापार में वाकई माहिर थे, उन्होंने इतना विशाल व्यावसायिक साम्राज्य स्थापित किया था। अचानक ऐसे किसी व्यक्ति से मिलने पर शिवम थोड़ा घबरा गया। तुम्हें किस बात का डर है? शायद तुम मेरे पापा से भी ज्यादा अमीर हो। बात पैसों की नहीं है। शिवम ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह वाकई ज्यादा अमीर था, लेकिन सालों के कारोबारी अनुभव से बनी ऐसी धाक उसके लिए आसान नहीं थी। क्या ये मिस्टर विनोद नहीं है? शिवम विनोद लिन से मिलने में हिचकिचा रहा था, तभी लगभग 27 या 28 साल का एक युवक वहां आया। उसके बगल में एक व्यक्ति खड़ा था जिससे शिवम बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, वही ट्रस्ट फंड वाला लड़का जिसकी कार उसने अभी अभी तोड़ी थी। पहले चेन कियाओ बहुत ऊंचे और ताकतवर थे, लेकिन अब वह इस युवक के पीछे सम्मानपूर्वक खड़े थे, जिससे जाहिर था कि इस युवक की पहचान साधारण से कोसों दूर थी। जियांग यू, बहुत दिन हो गए। विनोद ने उससे हाथ मिलाया। हुआयू के बॉस जियांग लिंग्यू का इकलौता बेटा जियांग यू मनोरंजन उद्योग का युवराज था। चेन कियाओ बस एक शेयरधारक का बेटा था, स्वाभाविक रूप से उससे कमतर। निजी तौर पर विनोद के जियांग यू के साथ संबंध बहुत अच्छे थे। वे दोनों और यानजिन के उस बड़े आदमी के बेटे श्री किन के बेटे भारत के 3 बड़े अमीर बच्चों में गिने जाते थे। हालांकि यहाँ अमीर बच्चे कहलाना अपमानजनक नहीं था। हालांकि उन्होंने पारिवारिक संसाधनों का भरपूर उपयोग किया, लेकिन वे वास्तव में उत्कृष्ट भी थे, उन आलसी अमीर बच्चों के विपरीत जो कुछ नहीं करते। जैसे ही कमल ने शिवम को देखा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने जियांग यू के कान में कुछ शब्द फुसफुसाए और जियांग यू के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो और अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।